ड्रैगन प्रिंस युआन C71 को शामिल किया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। महान जनरल का निवास मुख्य हॉल। वेई कैंगलान और वेई किंग ऊपरी क्षेत्र में बैठे थे। उन दोनों के चेहरे इस समय खुशी से भरे हुए थे और जो चिंता लंबे समय से उनके माथे के बीच जमी हुई थी वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जाहिर है जो युआन और बाकी लोगों के चले जाने के बाद वेई कैंगलान ने वेई बिन के शरीर की बहुत सावधानी से तलाशी ली थी। वेई बिन के शरीर में बढ़ती जीवन शक्ति को महसूस करने के बाद वे अंततः आश्वस्त थे कि शैतानी मियास्मा जहर पूरी तरह से बेअसर हो गया था। कई वर्षों से महान जनरल के निवास पर जो चिंता छाई हुई थी वह अंततः दूर हो गई। जब जो युआन और उसका समूह मुख्य कमरे में दाखिल हुआ तो वेई कैंगलान और वेई किंग जल्दी से उठे और अपनी मुठ्ठियां एक साथ बांध ली। वेई परिवार आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। जो युआन ने अपने बगल में खड़ी याओ याओ की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो उसके मार्गदर्शन के बिना वह शैतानी मियास्मा जहर को बेअसर नहीं कर पाता। इसलिए जो युआन अब उत्पत्ति रून में याओ याओ की उपलब्धियों की और भी अधिक प्रशंसा करने लगा था। 8 ग्रेड 1 उत्पत्ति रून और 1 ग्रेड 2 उत्पत्ति रून को एक साथ उपयोग करने की विधि एक सच्चे ग्रेड 3 उत्पत्ति रून से कम प्रभावी नहीं थी। महाराज कृपया बैठिए। मैं समझता हूं कि कैंगलान काउंटी में आने का आपका लक्ष्य ब्लैकवाटर के खंडहर है ना? वेई कैंगलान मुस्कुराया। जो युआन ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने उत्तर दिया, अग्नि आत्मा अनाज महान जोऊ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इसे प्राप्त करना होगा। अन्यथा ये किसी और के हाथों में पड़ने पर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। वेई कैंगलान को घूरते हुए बोले। फायर स्पिरिट ग्रेन जैसा ग्रेड 4 जेनेसिस फूड एक बहुत ही बढ़िया रणनीतिक संसाधन था। इसलिए जो युआन को यकीन नहीं हो रहा था कि वेई कैंगलान के मन में इसके बारे में कोई विचार है या नहीं। आखिरकार यदि वेई कैंगलान को यह मिल जाए तो उनका गुट तेजी से विकसित हो सकेगा। वेई कैंगलान ने जो युआन पर एक नजर डाली। उनके जैसा अनुभवी और चतुर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जो युआन की नजर के पीछे के अर्थ को समझने में सक्षम था। एक नर्म हंसी के साथ वेई कैंगलान ने कहा, आप चिंता न करें महाराज, मेरी कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है और मैं केवल अपने परिवार की शांति की रक्षा करना चाहता हूं। जो युआन ने उत्तर दिया, मुझे आशा है कि आपके इरादों के संबंध में मेरे संदेह से आप बहुत अधिक नाराज नहीं होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि उसने ये शब्द कहे लेकिन उसके हाव भाव नहीं बदले। आखिरकार वेई कैंगलान के इरादों की जांच करना जरूरी था। वेई कैंगलान ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि महाराज खंडहरों के भीतर मौजूद खजाने के लिए यहां आए हैं, तो क्या आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानते हैं? जो युआन ने अपना सिर हिलाया। समय की कमी के कारण उसका ज्ञान बहुत सीमित था। इसलिए उसने कैंगलान काउंटी में पहुंचने के बाद जानकारी एकत्र करने की योजना बनाई थी। वेई कैंगलान ने धीरे से कहा, ब्लैकवाटर बहुत विशाल है और ईमानदारी से कहें तो ब्लैकवाटर जिसे हम वर्तमान में जानते हैं वह केवल बाहरी क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि अनगिनत शक्तिशाली जेनेसिस बीस्ट सबसे गहरे क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं और यहां तक कि ग्रेड 4 जेनेसिस बीस्ट्स भी वहां एक आम दृश्य है। बहुत समय पहले ब्लैकवाटर में कई शक्तिशाली गुट मौजूद थे, लेकिन समय बीतने के साथ वे धीरे धीरे गायब हो गए। इस तरह ब्लैकवाटर धीरे धीरे एक सुनसान निश्चित खतरा क्षेत्र बन गया जो आज है। हमने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार इस बार जो खंडहर दिखाई दिए हैं वे संभवतः ब्लैकवाटर में कभी मौजूद रहे एक गुट द्वारा छोड़े गए हैं, जो एक प्राचीन गुट था जिसे बैटल पपेट सेक्ट के नाम से जाना जाता था। युद्ध कठपुतली संप्रदाय। जो युआन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। यह स्पष्ट था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि खंडहरों की उत्पत्ति ऐसी होगी। अफवाह है कि यह प्राचीन गुट अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कठपुतलियों को बनाने में माहिर था। इसलिए खंडहरों में विभिन्न प्रकार की युद्ध कठपुतलियां होने की संभावना है, जो इसे बहुत खतरनाक बनाती है। वेई कैंगलान की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उन्होंने आगे कहा, हालांकि सबसे बड़ी समस्या एक अत्यंत दुर्जय युद्ध कठपुतली की उपस्थिति है, एक विशाल अजगर युद्ध कठपुतली जो अपने मूल के रूप में ग्रेड 4 अजगर प्रकार की उत्पत्ति जानवर आत्मा का उपयोग करती है। यहां तक कि एक अल्फा मूल चरण विशेषज्ञ के लिए भी इसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। इस बिंदु पर जो युआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उसने हस्तक्षेप किया, ग्रेड 4 अजगर प्रकार उत्पत्ति जानवर आत्मा। वेई कैंगलान ने सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां ग्रेड 4 पायथन टाइप जेनेसिस बीस्ट स्पिरिट का सामना करूंगा। जो युआन सुखद आश्चर्यचकित था, लेकिन जल्द ही उसने एक कड़वी हंसी निकाली। बीस्ट स्पिरिट प्राप्त करने के लिए उसे पहले अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञ के बराबर युद्ध कठपुतली को खत्म करना होगा। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह कार्य स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन था। क्या सिरदर्द है? जो युआन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि पहले स्तर की ओमनी पायथन क्यूई सीखना वास्तव में एक कठिन काम था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा खंडहरों के खतरों के अलावा ऐसी अन्य चीजें भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वेई कैंगलान की आवाज थोड़ी भारी थी।
जो युआन ने पूछा, क्या महान जनरल ब्लैकवाटर के गुटों की बात कर रहे हैं? ब्लैकवाटर के सभी गुटों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, केवल एक अपवाद को छोड़कर, जो हमारा सबसे दुर्जय दुश्मन भी है। इस बिंदु पर वेई कैंगलान की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। काले विष राजा। जो युआन की आंखें भी गंभीर हो गईं। वेई कैंगलान ने धीरे से सिर हिलाया। ब्लैक वेनम किंग ने कई सालों तक ब्लैकवाटर में एक तानाशाह की तरह राज किया है और ब्लैक वेनम सिटी वर्तमान में ब्लैकवाटर में सबसे मजबूत गुट है। ब्लैक वेनम किंग जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति निश्चित रूप से फायर स्पिरिट ग्रेन को नहीं छोड़ेगा। जो युआन ने सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि फायर स्पिरिट ग्रेन का किसी भी गुट के लिए कितना रणनीतिक महत्व है। ब्लैक वेनम किंग कभी भी ऐसी वस्तु को नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसके दिल में महत्वाकांक्षा का एक छोटा सा निशान भी हो। इसलिए ब्लैक वेनम किंग से सावधान रहना आवश्यक था। ब्लैक वेनम किंग के अलावा एक और गुट है। जो युआन रुक गया। वेई कैंगलान ने जो युआन की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में क्यूई मैनर एक बाघ की तरह स्थिति पर नजर रख रहा है, लेकिन राजा क्यूई को भी ग्रेट झो सिटी में झो किंग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे उसका भागना असंभव हो गया है। क्यूई हाओ के लिए अकेले कुछ भी करना मुश्किल होगा। जो युआन ने धीरे से कहा, अभी भी थोड़ा सतर्क रहना सबसे अच्छा होगा। वेई कैंगलान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर हाथ हिलाकर एक गार्ड को इशारा किया। कुछ सैनिकों को उस जागीर में भेजो जहां क्यूई हाओ रह रहा है और उसे घेर लो। किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुनकर गार्ड एक क्षण के लिए झिझका और फिर धीमी आवाज में बोला, महान जनरल, मुझे पहले से कुछ रिपोर्ट करना है। क्यू हाउ 2 घंटे पहले ही अपने आदमियों के साथ शहर छोड़ चुका है। हमें नहीं पता कि वह कहां गया है। वेई कैंगलान ने भौहें सिकोड़ी। यह बच्चा बहुत होशियार है, सोचिए कि वह इतनी जल्दी भाग गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो युआन भी इस बात से थोड़ा हैरान था कि क्यू हाउ कितनी तेजी से भागा था। हालांकि अब जब वह चला गया था तो वे कुछ नहीं कर सकते थे। कम से कम उसने अपने पिछले संघर्ष में ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था और शक्तिशाली वेई कैंगलान की सहायता प्राप्त की थी। जो युआन ने पूछा, जनरल वेई, हम कब रवाना होंगे? वेई कैंगलान ने उत्तर दिया, विभिन्न गुट वर्तमान में अपनी जनशक्ति जुटा रहे हैं। हालांकि खंडहर खतरे से भरे हुए हैं और एक सेना वहां अपनी प्रभावशीलता खो देती है। इसलिए हमें अभिजात वर्ग के एक समूह को भेजना चाहिए। जो युआन ने सहमति में सिर हिलाया। कैंगलान सेना ऐसी जगह पर बहुत उपयोगी नहीं होगी, भले ही वे उन सभी को अंदर घुसाने में कामयाब हो जाएं। वास्तव में इससे हताहतों की संख्या में वृद्धि होगी। वेई कैंगलान ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, इस बार मैं खुद एक समूह का नेतृत्व करूंगा। कैंगलान सेना में 8 स्वर्ग द्वार मंच विशेषज्ञ हैं। 3 को शहर की रक्षा के लिए छोड़ दिया जाएगा, जबकि अन्य 5 मेरे पीछे खंडहर में चले जाएंगे। इसके अलावा क्यूई पोषण विशेषज्ञों का एक कुलीन दस्ता भी हमारे साथ शामिल होगा। हम 5 दिनों में निकलेंगे और ब्लैकवाटर की ओर बढ़ेंगे। ये समूह व्यावहारिक रूप से कैंगलान सेना की सबसे मजबूत ताकत थी। वेई कैंगलान स्पष्ट रूप से अपने वचन का पक्का आदमी था। चूंकि उसने जो युआन की मदद करने का वादा किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता था। समझदार जो युआन ने तुरंत अपनी मुठ्ठियां बंद की और धन्यवाद दिया, तब मुझे महान जनरल को धन्यवाद देना होगा। जो युआन और उनका समूह कुछ अन्य विवरणों पर चर्चा करने के बाद चले गए। वेई कैंगलान अपनी सीट पर झुक गया और जो युआन की ओर जाता हुआ देखकर टेबल टॉप पर हल्के से थपथपाया और आह भरते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने साल पहले का कमजोर सा छोटा लड़का इतना होनहार युवक बन जाएगा। महामहिम वास्तव में भाग्यशाली हैं। बगल में वेई किंग ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, जेनेसिस रून्स में उनकी प्रतिभा वास्तव में अद्भुत है, हालांकि उनकी ताकत में अभी भी थोड़ी कमी है। वह क्यूई पोषण चरण तक भी नहीं पहुंचे हैं। वेई कैंगलान अपनी हंसी रोक नहीं पाए। आप ऐसा कुछ नहीं कहते अगर आपको पता होता कि वह आधे साल पहले अपनी 8 मध्याह्न नाड़ियां भी नहीं खोज पाया था, जिससे वह नाड़ी खोलने की साधना शुरू करने में असमर्थ हो गया था। आधे साल पहले वेई किंग दंग रह गई। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जो युआन अतीत में अपने मेरिडियन चैनलों का पता लगाने में असमर्थ था, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि उसका उत्थान इतने कम समय में हुआ था। आखिरकार उसने भी क्यूई पोषण चरण तक पहुंचने के लिए 2 साल बिताए थे। दूसरी ओर जो युआन संभवतः 1 महीने से भी कम समय में अपने 8वें मेरिडियन चैनल को अनब्लॉक कर देगा। वेई कैंगलान ने धीरे से आह भरी, उसकी आंखों में दया थी क्योंकि वह जो युआन की जाती हुई आकृति को देख रहा था। यह बहुत दुख की बात है। हमारे राजकुमार के पास मूल रूप से पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद था। यदि ग्रेट वू के अजगर और गौरैया ने उनके आशीर्वाद को नहीं चुराया होता, तो कौन जानता है कि अब तक महामहिम ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर ली होती। पूरी संभावना है कि मैं भी उनसे भिड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा और केवल झुकने का विकल्प ही चुनूंगा। वी किंग का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने सम्मानित वी कैंगलान को ऐसे शब्द बोलते सुना।
उसने अपना सिर उठाया, उस दिशा में देखा जहां झो युआन गया था और उसने धीरे से अपने लाल होठों को काटा। उसकी आंखों में प्रशंसा की लहरें थीं। वह युवा राजकुमार, जिसे उसने पहले एक खिलाड़ी समझा था, स्पष्टतः उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 72 काला विष राजा। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C72 ब्लैक वेनम किंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक शांत प्रांगण में सु युवे चुपचाप एक चट्टान पर बैठी थी। उसकी पीठ सीधी थी, उसकी छाती पर वक्रता हल्की सी दिख रही थी, जबकि उसकी कोमल और पतली कमर वाकई किसी को भी अपनी बाह उसके चारों ओर लपेटने के लिए मजबूर कर रही थी। जेनेसिस क्यूई उसके शरीर के चारों ओर प्रवाहित हुई, चारों ओर से एक के बाद एक धागे उसकी ओर एकत्रित होते हुए अंततः उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे। इसी बीच उसके शरीर के भीतर से बिजली की हल्की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सु युवेई ने अचानक अपनी पानी जैसी साफ आंखें खोली और उनमें लाल लाल बिजली की चमक दिखाई दी। अगले ही पल उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से पकड़ लिया। गड़गड़ाहट। उसके दाहिने हाथ से लाल लाल जेनेसिस क्यूई निकली। ऐसा लग रहा था मानो बिजली नाच रही हो और अंदर आग जल रही हो और एक दबंग आभा फैल रही हो। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसमें से बर्फ नीली जेनेसिस क्यूई निकली। इस जेनेसिस क्यूई से एक बेहद ठंडी आभा निकल रही थी, जो आसमान की ओर बढ़ते हुए हवा को भी जमा रही थी। ग्रेड 4 उत्पत्ति क्यूई, ज्वाला थंडर क्यूई। ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई, निफ्लहेम क्यूई। अंततः सु युवेई ने ज्वाला वज्र मंत्र और निफ्लहेम सूत्र में एक साथ महारत हासिल कर ली थी। सु युवेई की चमकीली आंखें खुशी से भर गई थीं, उसके चेहरे पर भावनाएं उभर आई थी क्योंकि उसने अपने हाथों पर दो अलग अलग विशेषता जेनेसिस क्यूई को बढ़ते देखा था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि जेनेसिस क्यूई के इन दो प्रकारों में महारत हासिल करने के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ी थी। हालांकि वह पहले ही क्यूई पोषण चरण तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में जेनेसिस क्यूई सबसे बुनियादी गुणहीन अवस्था में बनी हुई थी क्योंकि उसने कोई क्यूई साधना विधि नहीं सीखी थी। इसका स्वाभाविक रूप से मतलब था कि उसके हमलों का कोई विशेष प्रभाव नहीं था और वह दूसरों की तुलना में बहुत कमजोर थी। ताली ताली तारांकन। जब सु युवेई खुशी खुशी जेनेसिस क्यू के दो प्रकारों को देख रही थी, तो अचानक तालियां बजने लगी। उसने अपना सिर उठाकर देखा और पाया कि झो युआन पास में खड़ा था, ताली बजाते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। महाराज, सु युवेई ने हल्की मुस्कान बिखेरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बधाई हो, अब जब आपने इन दिव्य तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, तो दुनिया को एकीकृत करना बस कोने में ही है। झो युआन ने चिढ़ाते हुए कहा। सु युवेई की निगाहें कुछ हद तक आकर्षक थीं, जब उसने अपनी आंखें घुमाई। फिर उसने अपना हाथ उठाया और एक हल्की सी खर्राट भरी। इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं? झो युआन की मुस्कान अजीब तरह से मुड़ गई। 2 ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई को सफलतापूर्वक सीखने के बाद सु युवेई की युद्ध शक्ति निस्संदेह बढ़ गई थी। वह केवल प्रारंभिक क्यूई पोषण चरण में हो सकती है, लेकिन एक वास्तविक लड़ाई में यह संभावना थी कि एक उन्नत क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञ को भी उसे हराना मुश्किल होगा। आखिरकार 2 प्रकार की जेनेसिस क्यूई का उपयोग करना उसके विरोधियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया। झो युआन को भरोसा था कि जब सु युवेई ने क्यूई पोषण चरण में कदम रखा था, तब वह उससे कमजोर नहीं था। लेकिन अब यह संभावना थी कि वह अब सु युवेई का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे क्यूई पोषण चरण तक पहुंचना होगा और वर्तमान सु युवेई से मुकाबला करने का कोई मौका पाने के लिए जेनेसिस रून्स की शक्तियां उधार लेनी होंगी। बेशक यह इस पूर्व शर्त के तहत था कि उसने पैत्रिक ड्रैगन शास्त्र का पहला स्तर नहीं सीखा था और ओमनी पायथन क्यूई प्राप्त नहीं किया था। पैत्रिक ड्रैगन शास्त्र वास्तव में कठिन है। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, झो युआन ने अनजाने में एक आह भरी। सु युवेई के मामले में, हालांकि फ्लेम थंडर मंत्र और निफ्लहेम सूत्र सीखने के लिए कई जेनेसिस संसाधनों की आवश्यकता थी, इन संसाधनों को जेनेसिस क्रिस्टल के साथ खरीदा जा सकता था। इस तरह सु युवेई अपनी प्रतिभा से लगभग 10 दिनों में सफलतापूर्वक उनमें महारत हासिल करने में सक्षम थी। इसके विपरीत, उसे अभी तक जेनेसिस के लिए आवश्यक संसाधन भी जुटाने थे, एक ऐसी तुलना जिसने उसे सचमुच रोने को मजबूर कर दिया। सौभाग्य से, उनके प्रयासों के कारण उनकी 8वीं मध्याह्न रेखा धीरे धीरे ढीली होती जा रही थी। बहुत जल्द ही इसे पूरी तरह से खोल दिया गया। चलो चलें, आज हम ब्लैकवाटर की ओर चलेंगे। झो युआन ने अपनी कुंठा वापस ली और सु युवेई की ओर मुस्कुराया। सु युवेई ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाया और थोड़ा सा साफ सफाई करने के बाद झो युआन के पीछे जनरल के निवास से बाहर निकल गई। वेई कैंगलान पहले से ही निवास के बाहर इंतजार कर रहा था। उसके बगल में लाल मुलायम कवच, युद्ध स्कर्ट और युद्ध के जूते पहने एक पतला और सुंदर व्यक्ति था, वेई किंग।
उसके थोड़े ऊंचे बैटल बूट्स ने वाकई उन गोरी, लंबी और पतली टांगों की जोड़ी को और भी ज्यादा उभार दिया। यहां तक कि झो युआन भी उन पर दूसरी नजर डाले बिना नहीं रह सका। वेई किंग भले ही सु युवे और याओयाओ के बेजोड़ रूप रंग की बराबरी न कर पाए, लेकिन उनकी प्रभावशाली लंबी टांगें उनके अंकों में बहुत बड़ा इजाफा करती थी और उन्हें भुलाना असंभव था। वेई कैंगलान और वेई किंग के पीछे 5 आकृतियां थीं। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई उनके चारों ओर लहरा रही थी, जो इस बात का सबूत था कि वे स्वर्ग द्वार मंच के विशेषज्ञ थे। और भी पीछे लगभग 1 दर्जन कुलीन लोगों का एक दल था। उनमें से हर एक के पास क्यूई पोषण चरण की ताकत थी। ये समूह संभवतः कैंगलान काउंटी का सबसे शक्तिशाली समूह था। वेई कैंगलान के समूह के साथ शाही रक्षकों का दस्ता भी था। लू तेशान ने 3 स्वर्ग द्वार मंच विशेषज्ञों और 12 क्यूई पोषण मंच चिकित्सकों के समूह का नेतृत्व किया। दोनों लाइनअप का संयोजन वास्तव में बहुत शानदार था। क्या आप तैयार हैं महाराज? झो युआन को सामने आते देख वेई कैंगलान मुस्कुराया। झो युआन ने सिर हिलाया। वेई कैंगलान एक तेज और निर्णायक व्यक्ति था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने चिल्लाया, तो चलो चले। जैसे ही उसकी चीख गूंजी, दोनों समूह आगे बढ़ने लगे। वे बाढ़ की तरह शहर से बाहर निकलकर ब्लैकवाटर की ओर तेजी से बढ़े। ब्लैकवाटर, ब्लैक वेनम सिटी, नगर स्वामी का निवास। अतिथि कक्ष में एक परिचित व्यक्ति बैठा था। ये क्यू हाउ था, जो कुछ समय पहले कैंगलान काउंटी से भाग गया था। ओह, क्यूई मनो मेरे साथ सहयोग करना चाहता है। अतिथि कक्ष में एक कर्कश आवाज गूंजी। अगर कोई मुड़कर देखता तो उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई देता जो काले रंग का लबादा पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक सती मुस्कान थी। उसकी नाक तीखी थी और उसके चेहरे पर काले धब्बे थे। उसके चारों ओर काली क्यूई की लपटें उठ रही थीं, जिससे एक हल्की बदबू फैल रही थी। काले वस्त्र पहने यह अधेड़ उम्र का आदमी ब्लैक वेनम सिटी का कुख्यात राजा, ब्लैक वेनम किंग था। कुख्यात ब्लैक वेनम किंग का सामना करने से क्यूई हाउ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हालांकि वह अपना संतुलन बनाए रखने में सक्षम था, क्योंकि उसने सिर हिलाया और अपनी मुठियां एक साथ बंद कर ली। इस बार ब्लैकवाटर में जो खंडहर दिखाई दिए हैं, उनके संबंध में ग्रेट झोउ शाही कबीले और वेई कैंगलान पहले ही सेना में शामिल हो चुके हैं। हालांकि ब्लैक वेनम सिटी को ब्लैकवाटर का अधिपति कहा जा सकता है। जैसा कि कहावत है, एक अकेला पेड़ पूरे जंगल का समर्थन नहीं कर सकता। यदि आप क्यूई मैनर के साथ सहयोग करते हैं, तो हम निश्चित रूप से उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम होंगे। मैं वेई कैंगलान से नहीं डरता, ब्लैक वेनम किंग ने हंसते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति डरावनी थी, क्योंकि वह क्यूई हाउ को घूर रहा था। इसके अलावा, क्या तुम सच में मानते हो कि मुझे नहीं पता कि झोउ किंग नहीं आया है? उसके जैसे किसी दूसरे अल्फा ओरिजिना स्टेज विशेषज्ञ के बिना वेई कैंगलान मुझे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि आप वेई कैंगलान से निपटने के लिए मेरी शक्ति उधार लेने की उम्मीद से आए हैं। चूंकि ऐसा है, तो मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ, वरना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लैक वेनम किंग के इर्द गिर्द बढ़ती काली क्यूई ने क्यूई हाउ को 1 सेकंड के लिए स्तब्ध कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ब्लैक वेनम किंग को पता होना चाहिए कि वेई कैंगलान तुम्हें अपने पक्ष में एक विशाल कांटा के रूप में देखता है और हर समय तुम्हें खत्म करने की कोशिश करता है। मुझे विश्वास है कि आप भी इस बड़े खतरे को खत्म करना चाहते हैं। क्या मैं सही हूं? ब्लैक वेनम किंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वेई कैंगलान ने खुद को कैंगलान काउंटी में तैनात कर रखा था, ब्लैक वेनम सिटी से हर एक हरकत पर ध्यान से नजर रख रहा था। जैसे ही वे कोई कदम उठाते, वेई कैंगलान तुरंत प्रतिक्रिया करता और उन्हें रोक देता, जिससे पिछले कुछ सालों में ब्लैक वेनम किंग के लिए कई समस्याएं पैदा हो गई थीं। इसलिए ब्लैक वेनम किंग भी वेई कैंगलान को एक बड़ी समस्या के रूप में देखता था, जिसे हल करने की जरूरत थी। जब तक ब्लैक वेनम किंग क्यूई मैनर को फायर स्पिरिट ग्रेन प्राप्त करने में मदद करता है, जब हम अंततः शाही कबीले को उखाड़ फेंकेंगे, कैंगलान काउंटी ब्लैक वेनम सिटी का हिस्सा होगा। ओह, ब्लैक वेनम किंग ने भौहें उठाईं। क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि आप शाही वंश को उखाड़ फेंक पाएंगे? क्यूई हाउ ठंडी हंसी हंसा। क्यूई मैनर को ग्रेट वू साम्राज्य का समर्थन प्राप्त है। क्या ब्लैक वेनम किंग को विश्वास है कि दयनीय रूप से संघर्षरत ग्रेट झोउ शाही कबीला ग्रेट वू साम्राज्य का मुकाबला करने में सक्षम होगा? ब्लैक वेनम किंग कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, फायर स्पिरिट ग्रेन जैसा खजाना ब्लैक वेनम सिटी के लिए बहुत मूल्यवान है। क्यूई हाउ ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, लेकिन ब्लैक वेनम सिटी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। यदि आप ऐसा करते हैं, तो क्यूई मैनर इस मामले को शांत नहीं होने देगा, न ही हमारे पीछे महान वू साम्राज्य इसकी अनुमति देगा। जब काले विश्व राजा ने क्यू हाउ के शब्दों का पहला भाग सुना तो वह घृणा से नाक भान सिकोड़ने लगा, लेकिन ग्रेट वू एम्पायर की बात सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में भय छा गया। आखिरकार वर्तमान ग्री वू साम्राज्य ग्रेट झोउ जैसा कुछ भी नहीं था। ग्रेट वू एक समृद्ध राष्ट्र था जिसके पास कई विशेषज्ञ थे, एक ऐसा अस्तित्व जो उसके ब्लैक वेनम सिटी से कहीं ज्यादा था।
अगर वे ग्रेट वू को नाराज करते तो वह ब्लैक वेनम किंग एक आवारा कुत्ता बन जाता। हालांकि ब्लैक वेनम किंग को यह नहीं पता था कि ग्रेट वू वर्तमान में 2 अन्य साम्राज्यों के खिलाफ युद्ध कर रहा था और ब्लैकवाटर जैसे दूरस्थ स्थान पर उसका कोई ध्यान नहीं था। ब्लैक वेनम किंग की आंखें सोच से चमक उठी। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकता हूं। खुशी ने तुरंत क्यू हाओ के चेहरे को रोशन कर दिया। हालांकि वेनम किंग ने कुछ देर रुककर ठंडे स्वर में कहा, केवल कैंगलान काउंटी ही मुझे स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे ब्लैकवाटर के पड़ोसी 2 अन्य शहरों की भी आवश्यकता होगी। ये सुनते ही क्यू हाओ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। पूरे ग्रेट झो साम्राज्य में केवल 13 शहर थे और ब्लैक वेनम किंग ने उनमें से 3 को निगलने की योजना बनाई थी, जिसमें कैंगलान काउंटी भी शामिल थी। ये व्यावहारिक रूप से ग्रेट झो की भूमि का 1/4 हिस्सा था। ऐसी भूख को केवल विशाल ही कहा जा सकता है। काले विष राजा ने उदासीन स्वर में कहा, यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कृपया वहीं लौट जाएं जहां से आए हैं। क्यूई हाओ की आंखों में भाव तेजी से बदल रहे थे, फिर उसने आखिरकार अपने दांत पीसते हुए अपना जवाब दिया। ठीक है, जब तक तुम हमें फायर स्पिरिट ग्रेन प्राप्त करने में सहायता करते हो, वे 3 शहर भविष्य में ब्लैक वेनम सिटी के होंगे। ये शब्द सुनकर ब्लैक वेनम किंग के भयावह चेहरे पर अंततः मुस्कान आ गई। चूंकि ऐसा है, इसलिए ब्लैक वेनम सिटी इस लेनदेन को स्वीकार करेगा। क्यू हाओ ने चुपके से राहत की सांस ली। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, दूर कैंगलान काउंटी की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक क्रूर नजर उभरी। जो युआन, सिर्फ इसलिए खुश मत हो कि तुम वेई कैंगलान को हराने में कामयाब हो गए। खंडहरों की इस लड़ाई में विजेता का फैसला अभी होना बाकी है। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 73 ब्लैकवाटर में। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन ब्लैकवाटर में। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लैकवाटर खतरों से भरी भूमि, लेकिन साथ ही यह एक ऐसा स्थान था जो अवसरों से भरा हुआ था। सुदूर अतीत में ब्लैकवाटर के भीतर कई शक्तिशाली गुट मौजूद थे। इनमें से हर एक गुट ब्लैकवाटर की सीमा पर मौजूद साम्राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली था। किसी अज्ञात कारण से ब्लैकवाटर के भीतर के गुट एक के बाद एक गायब हो गए, जिससे ज्यादा जेनेसिस बीस्ट ब्लैकवाटर में बाढ़ ला सके, जिससे ये जेनेसिस बीस्ट स्वर्ग में बदल गया जो आज है। हालांकि ये प्राचीन गुट गायब हो गए थे, फिर भी कुछ चीजें अंततः पीछे छूट गईं, जिन चीजों के कारण अनगिनत जेनेसिस मास्टर्स उनकी ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। ब्लैकवाटर में भाग्य कभी कभी कुछ भाग्यशाली आत्माओं का साथ देता था, जिससे वे एक ही कदम में आसमान तक पहुंच जाते थे और उनका नाम पूरे देश में गूंज उठता था। समय के साथ अधिक से अधिक जेनेसिस मास्टर्स इस स्थान की ओर उमड़ पड़े तथा सभी प्रकार के खतरों को उठाते हुए इस आशा में अवसरों की खोज करने लगे कि वे भाग्य का आशीर्वाद पाने वाले अगले व्यक्ति बनेंगे। लेकिन जिन लोगों को किस्मत का साथ मिलता है, उनकी संख्या बहुत कम होती है और अधिकांश लोग इस रक्तरंजित और अराजक भूमि के नीचे दबी हड्डियों के ढेर का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। ब्लैकवाटर अराजकता और हत्या का स्थान था, एक ऐसा स्थान जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हमला करते थे। हालांकि जो युआन का समूह स्पष्ट रूप से कमजोर शिकार नहीं था, इसलिए हालांकि वे ब्लैकवाटर में जहां भी गए, अनगिनत लोगों की नजर उन पर पड़ी, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ब्लैकवाटर में विभिन्न आकार के कई गुट मौजूद थे, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्रों का राजा था। जो युआन, वेई कैंगलान और समूह के बाकी लोगों के गुजरने से ये गुट हाई अलर्ट पर आ जाते थे। आखिरकार जो कोई भी ब्लैकवाटर में अपना ज्यादातर समय बिताता था, वह जानता था कि वहां 2 गुट थे जिन्हें नाराज नहीं किया जा सकता था। एक था कुख्यात ब्लैक वेनम किंग और दूसरा था कैंगलान काउंटी का महान जनरल वेई कैंगलान। जो युआन का समूह संख्या में भले ही कम हो, लेकिन वे सभी कुलीन थे। इसके अलावा उनके साथ एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ वेई कैंगलान भी था। ये लाइन अब ब्लैक वेनम सिटी को छोड़कर किसी भी गुट को आसानी से खत्म करने के लिए पर्याप्त था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसलिए जो युआन के समूह को देखते ही ब्लैकवाटर गुट में भगदड़ मच जाती थी। उन्हें डर लगता था कि यह भयानक दल अगले ही पल उन पर हमला कर देगा। हालांकि जो युआन और बाकी लोगों ने स्पष्ट रूप से इन गुटों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक वे पूर्व में बाधा नहीं डालते, जो युआन और गिरोह जल्दी से गुजर जाते। ये स्थिति कई दिनों तक जारी रही, जब जो युआन और बाकी लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य के करीब पहुंच गए। डेविल प्रिजन सिटी, खंडहरों के सबसे नजदीक का शहर। शहर का स्वामी एक उन्नत हेवन गेट स्टेज विशेषज्ञ था और ब्लैकवाटर में काफी प्रसिद्ध था। आखिरकार वह यहां एक शहर पर शासन करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम था। वैसे तो डेविल प्रिजन सिटी आमतौर पर काफी चहल पहल वाली जगह थी, लेकिन जब से खंडहरों की खबर फैली, शहर तुरंत ही खजाने की तलाश में आए कई गुटों के लिए ठहरने का ठिकाना बन गया। इस वजह से शहर की आबादी में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई।
अनगिनत लोग हर दिन खंडहरों की यात्रा करते थे, हालांकि कोई भी बहुत अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार अंदर सभी प्रकार की विचित्र युद्ध कठपुतलियां थीं, जो संभावित रूप से एक कांटेदार समस्या बन सकती थी यदि उनमें से कोई उनका ध्यान आकर्षित करती। फिर भी कुछ भाग्यशाली लोग भी थे जो कुछ स्थानों पर ठोकर खाकर कई अजीब खिलौने ले आए। ऐसी वस्तुएं बहुत लोकप्रिय थीं और जेनेसिस क्रिस्टल की अच्छी रकम में बेची जाती थीं, जिससे इन भाग्यशाली लोगों को थोड़ा बहुत धन कमाने का मौका मिलता था। जब झोऊ युआन, वेई कैंगलान और अन्य लोग शैतान जेल शहर में दाखिल हुए तो किसी भी नगर रक्षक ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की तथा उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट दे दी गई। शैतानी जेल शहर में झोऊ युआन और उसके गिरोह ने एक पूरी सराय बुक कर ली तथा सभी के रहने की व्यवस्था कर दी। सभी को व्यवस्थित करने में मदद करने के बाद वेई कैंगलान ने झोऊ युआन से मुलाकात की और सुझाव दिया, महाराज, ये बैटल पपेट सेक्ट के खंडहरों के सबसे निकट का शहर है और यहाँ से काफी लोग पहले ही खंडहरों की ओर जा चुके हैं। हमें यहाँ खंडहरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम एक नजर डालें। झोऊ युआन को हर चीज से कोई परेशानी नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उनकी लगातार यात्राएं बेहद नीरस रही थीं। क्या किसी और ने सु युवेई, वेई किंग और यहाँ तक कि याओ याओ के चेहरों पर दिलचस्पी के भाव नहीं देखे जब उन्होंने वेई कैंगलान को अपना प्रस्ताव देते हुए सुना। इसलिए थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद समूह कुछ अंगरक्षकों के साथ सराय से बाहर निकल गया। डेविल प्रिजन सिटी, ग्रेट झोऊ सिटी या कैंगलान काउंटी की तरह भव्य नहीं थी, पूर्व में एक सादगीपूर्ण एहसास था और अव्यवस्था से भरा हुआ था। सड़कों पर समय समय पर दो लोगों की भीड़ आपस में भिड़ जाती थी, हर एक व्यक्ति का वार घातक होता था। इसके परिणामस्वरूप कभी कभी अभी भी गर्म शरीर बाहर फेंके जाते थे, जिससे पूरा शहर क्रूरता के माहौल में लिप्त जाता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, झोऊ युआन और उनके समूह ने शहर में घूमते हुए कई लोगों की निगाहें अपनी ओर खींची। बेशक इनमें से ज्यादातर निगाहें याओ याओ, सु युवेई और लंबी टांगों वाली वेई किंग पर थी। ऐसी जगह पर ऐसी सुंदरता स्पष्टतः बहुत दुर्लभ थी। हालांकि ब्लैकवाटर में जो लोग अब तक जीवित बचे थे, वे कम से कम कुछ हद तक समझदार थे। इसलिए किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की, हालांकि विभिन्न इरादों से भरी निगाहें तीनों लड़कियों को आंक रही थीं। कुछ चक्कर लगाने के बाद झोऊ युआन और बाकी लोग अंततः एक अपेक्षाकृत साफ सुथरी सड़क पर पहुंचे, जो लोगों से भरी हुई थी और स्पष्ट रूप से हर जगह की तुलना में अधिक व्यस्त और रोमांचक थी। सड़क पर दुकानें भरी पड़ी थीं। प्रदर्शन पर रखे चमकदार सामान बहुत ध्यान आकर्षित कर रहे थे। आइए आइए और देखिए, हमारे पास खंडहरों से नया आया हुआ सामान है। यहाँ सभी प्रकार के खजाने मिल सकते हैं, इसलिए इसे मिस न करें। झोऊ युआन और उसके साथियों ने चिल्लाने की आवाज का पीछा किया और सबसे बड़ी दुकान पर पहुंचे, जहां एक क्रिस्टल कैबिनेट के अंदर कई तरह की जीर्ण शीर्ण अवस्था में रखी हुई वस्तुएं प्रदर्शित थीं। हर वस्तु से एक प्राचीन आभा निकल रही थी, मानो उन्हें अभी अभी खोदकर निकाला गया हो। सब लोग इसे देखो, यह एक जेनेसिस हथियार है जिसे हमने बैटल पपेट सेक्ट से खोजा है। यह संभवतः एक ब्लैक टियर जेनेसिस हथियार हुआ करता था और हम इसे बहुत ही कम कीमत पर दे रहे हैं। बस 1900 जेनेसिस क्रिस्टल और आप इसे ले जा सकेंगे। स्टोर के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। झोऊ युआन ने मुड़कर देखा कि उस आदमी के हाथ में एक लंबा कांस्य भाला था। उसका शरीर काफी क्षतिग्रस्त था और उससे मंद जेनेसिस क्यूई पल्स निकल रही थी। ब्लैक टियर जेनेसिस हथियार की बात तो दूर, ये संभावना थी कि यह सामान्य मिड ग्रेड जेनेसिस हथियार से भी मेल नहीं खाएगा। लेकिन यह तर्कसंगत ही था। अगर यह सच में ब्लैक टियर जेनेसिस हथियार होता, तो इसकी कीमत कम से कम 10,000 जेनेसिस क्रिस्टल होती, न कि मात्र 1900। कुछ लोगों ने भाले पर प्रतिक्रिया दी और केवल कुछ ही लोगों ने अपनी बोली लगाई। अंत में इसे 2500 जेनेसिस क्रिस्टल में बेचा गया और यह माना जा सकता है कि खरीदार ने इसे धूल के नीचे एक कीमती मोती खोजने की मानसिकता के साथ खरीदा था। कई टूटी फूटी दिखने वाली वस्तुएं एक के बाद एक दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक संभवतः युद्ध कठपुतली संप्रदाय के खंडहरों से प्राप्त हुई थी। झोऊ युआन ने एक नजर डाली, लेकिन कुछ भी उसकी रुचि को आकर्षित नहीं कर सका। अपनी आत्मा की धारणा से वह समझ सकता था कि ये वस्तुएं वास्तव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं और अब उनका कोई मूल्य नहीं था। थोड़ी देर बाद झोऊ युआन ने सभी के साथ जाने का इरादा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया, याओ याओ ने अचानक उसे खींच लिया। उसकी बर्फ सी सफेद थोड़ी क्रिस्टल डिस्प्ले कैबिनेट की ओर इशारा कर रही थी। नीचे बाएं कोने में रखी वस्तु खरीदें। झोऊ युआन दंग रह गया। उसकी नजरें दूसरी ओर मुड़ी और उसने एक ऐसी वस्तु देखी जो काले रंग की जेड टाइल जैसी थी। जेड टाइल की सतह धब्बेदार थी और उसमें कई दरारें दिखाई दे रही थीं, लेकिन एक हल्का सा पैटर्न मुश्किल से दिखाई दे रहा था। झोऊ युआन कुछ उलझन में था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि काले जेड टाइल में जेनेसिस क्यूई का मामूली सा भी निशान नहीं था। यह क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। याओ याओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जेड टाइल अपने आप में कुछ भी मूल्यवान नहीं है,
लेकिन इस पर एक अजीब अधूरा जेनेसिस रून लगता है। कुछ ऐसा जो मुझे ऐसा एहसास दे सकता है, वह बैटल पपेट्स एक्ट के लिए विशेष होना चाहिए। झो युआन के मुंह के कोने एक पल के लिए फड़क उठे। तुम बहुत घमंडी हो, मैं तुम्हारी दलीलों का खंडन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जैसे ही उसने अपने दिल के अंदर अपना सिर हिलाया, झो युआन ने आगे कोई जांच नहीं की और जेड टाइल की ओर इशारा करते हुए सीधे पूछा, कितना? विक्रेता के होंठ बंदर की तरह थोड़े सिकुड़े हुए थे। एक नजर में ही पता चल गया कि यह एक चतुर आदमी है। हालांकि वह भी इस काले जेड टाइल का काम नहीं जानता था, लेकिन जब उसने झो युआन को कीमत पूछते देखा, तो उसकी आंखें सोच में डूबी हुई लग रही थी और उसका मुंह खुल गया, और उसने बहुत बड़ी रकम मांगने का इरादा किया। मेरा पैसा इतनी आसानी से ठगा नहीं जा सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पीछे जो लोग हैं वे इसे हड़प लेंगे? झो युआन के होठों से एक उदासीन आवाज निकली। उस आदमी का मुंह तुरंत बंद हो गया। उसने देखा कि वेई कैंगलान एक उदासीन नजर से उसकी ओर मुड़ा था। अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ के दबाव ने उस आदमी को समझा दिया कि उसके सामने वाला व्यक्ति नाराज नहीं हो सकता। हे, जिसने इसे बिक्री के लिए रखा है वह केवल 2000 जेनेसिस क्रिस्टल मांग रहा है। यह एक बहुत ही आक्रोशपूर्ण जवाब था। झो युआन ने सिर हिलाया, वह अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं इसे 2000 जेनेसिस क्रिस्टल के लिए ले लूंगा। अपने हाथ की एक लहर से लियू ताइशान ने जेनेसिस क्रिस्टल को बाहर निकाला और भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। रुको, मैं जेड टाइल के लिए 3000 की पेशकश करता हूं। हालांकि इस समय अचानक एक हंसी सुनाई दी। झो युआन की आंखें सिकुड़ गईं। जब उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया तो उसने देखा कि भीड़ के पीछे लोगों का एक समूह खड़ा है। सबसे आगे एक जानी पहचानी शख्सियत झो युआन की आंखों में समा गई। क्यू हाओ। झो युआन ने जब यह आकृति देखी तो उसकी आंखों में बर्फीली चमक दौड़ गई। उसे लगा कि वह ब्लैकवाटर में छिपा हुआ है। क्वी हाओ ने झो युआन की ओर मुस्कुराते हुए काले जेड टाइल की ओर इशारा किया और आलस से कहा, मैं इसके लिए 3000 लूंगा। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 74 काली जेड टाइल। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C74 ब्लैक जेड टाइल। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यू हाउ के अचानक प्रकट होने से माहौल में तनाव पैदा हो गया। झो युआन के पीछे जेनेसिस क्यू लू तेशान और बाकी लोगों के इर्द गिर्द घूमी। उनकी आंखें चील की तरह थीं और वे लू तेशान पर टिकी थीं। वेई कैंगलान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। क्यू ई हाओ को घूरते हुए उसने धीरे से कहा, क्यू ई हाओ, क्यू ई मैनर को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपके लिए वापस लौट जाना बेहतर होगा। मुझे डर है कि जनरल वेई का एक भी वाक्य क्यू ई मैनर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यू ई हाओ हंसा, उसका स्वर उपहास से भरा हुआ था। वह पहले वेई कैंगलान के प्रति विनम्र था क्योंकि क्यू ई मैनर महान जनरल को अपने पक्ष में लाना चाहता था। चूंकि वेई कैंगलान ने अब झो युआन की मदद करने का फैसला किया था, इसलिए क्यू ई हाओ स्वाभाविक रूप से पूर्व को कोई सम्मान नहीं देगा। ओह, वेई कैंगलान की आंखें थोड़ी और चौड़ी हो गईं, क्योंकि उनके शरीर से एक आश्चर्यजनक दबाव फैल गया, जो सीधे क्यू हाओ की ओर निर्देशित था। अल्फा ओरिजिन चरण विशेषज्ञ के दबाव के सामने क्यू ई हाओ का शरीर तुरंत अकड़ गया। हे, वेई कैंगलान, इतने सालों बाद भी तुम इतनी जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हो। हालांकि वेई कैंगलान के दबाव के फैलने पर एक कर्कश आवाज सुनाई दी। काले लबादे में एक व्यक्ति धीरे धीरे क्यू ई हाओ के पीछे से बाहर आया। जैसे ही काली क्यू ई उठी, जिसने वेई कैंगलान की आभा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। वह ब्लैक वेनम किंग है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति के उभरने पर आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई। भीड़ शोर मचाते हुए पीछे हट गई, उनकी आंखें भय से भर गईं। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि ब्लैकवाटर में ब्लैक वेनम किंग कितना बदनाम था। काले विष राजा। वेई कैंगलान पहले तो काले वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उपस्थिति से दंग रह गया, लेकिन उसके चेहरे पर जल्द ही कालेपन की भावना आ गई। उसके शरीर से तीव्र हत्या की भावना बाहर निकल आई, जिससे आसपास के जेनेसिस क्यू ई विद्रोह करने लगे। ओह, वेई कैंगलान, क्या तुम मेरे साथ यहाँ एक और मुकाबला करने की योजना बना रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उस समय मेरे द्वारा दी गई पीड़ा को भूल गए हो? ब्लैक वेनम किंग ने एक भयावह हंसी निकाली, उसके शरीर के चारों ओर काली क्यूई घूम गई और एक भयानक बदबू फैल गई। दो नजरें आपस में टकरा गईं, उनके भीतर घृणा और कटु हत्या की आग भड़क उठी। सम्माननीय, मेरा ये छोटा सा शहर आप दोनों के बीच युद्ध में बच नहीं पाएगा। हमारी आंखों के सामने युद्ध कठपुतली खंडहर होने के कारण यह आप दोनों के लिए लड़ने की जगह नहीं है, अन्यथा दूसरे लोग इसका फायदा उठा लेंगे। जैसे जैसे दोनों व्यक्तियों की आभा मजबूत होती गई, अचानक एक तेज आवाज गूंजी, जैसे कोई व्यक्ति दूर से उड़कर पास में उतरा हो।
यह शैतान कारागार शहर का राजा था, जो उन्नत स्वर्ग द्वार चरण की शक्ति वाला व्यक्ति था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बाकी सभी की तरह उसने 2 अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञों के टकराव में सीधे हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से शब्दों के साथ उसकी त्वरित बुद्धि ने वेई कैंगलान और ब्लैक वेनम किंग की आंखों में चमक ला दी और उनकी आश्चर्यजनक आभा धीरे धीरे कम हो गई। कोई भी पक्ष दूसरे से अधिक शक्तिशाली नहीं था। यदि वे लड़ते और घायल हो जाते तो इससे दूसरों को अवसर मिलता। वेई कैंगलान ने ठंडे स्वर में कहा, हुन्फ, अगर मैं तुम्हें खंडहर में देखूंगा तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। हे, इस बार तो यह संभावना अधिक है कि आप ब्लैकवाटर नहीं छोड़ पाएंगे। ब्लैक वेनम किंग ने पहले वाले शब्द से शब्द मिलाया। उन दोनों को वापस नीचे जाते देख झो युआन की नजर दुकान के विक्रेता की ओर गई, जिसके चेहरे पर इस समय पीड़ा भरी नजर थी। कोई भी पक्ष समझौता करने वाला नहीं था और उसने किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं की। 5000 जेनेसिस क्रिस्टल। झो युआन ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और स्पष्ट रूप से अपना प्रस्ताव दिया। 6000। क्यू हाओ ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि उसे नहीं पता था कि काली जेड टाइल का क्या उपयोग होगा, लेकिन वह झो युआन के लिए चीजें मुश्किल बनाने पर तुला हुआ था। 10,000। झो युआन की आवाज भावहीन रही। क्यू हाओ की आंखें चमक उठी। 15,000। 20,000। उनके चारों ओर हंगामा मच गया, हर कोई चुपके से अपने होंठ चाट रहा था। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी दिखने वाली बेकार वस्तु ऐसी पागल बोली युद्ध का कारण बनेगी। बेशक उन्होंने जो देखा उससे पता चला कि झो युआन पूरी तरह से गर्व के कारण पीछे हटने को तैयार नहीं था। क्यूई हाओ भी कुछ हद तक स्तब्ध था। वह बहुत देर तक काले जेड टाइल को देखता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाया। काले जेड टाइल से जेनेसिस क्यूई का एक छोटा सा कण भी नहीं देखा जा सका। इसलिए वह हंसा और बोला, महाराज सचमुच बहुत उदार है। कहावत है, एक सज्जन को वह नहीं लेना चाहिए जो दूसरा चाहता है। मैं यह वस्तु आपको दे देता हूं। बोलते समय उसके होठों पर उपहास की झलक थी। 2000 जेनेसिस क्रिस्टल की मूल कीमत उसने 20,000 तक बढ़ा दी थी, एक तथ्य जो इस बार झो युआन को धोखा देने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार पिछली घटना के कारण क्यू हाओ की दबी हुई हताशा अंततः बाहर आ गई। आसपास के दर्शक झो युआन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह मूर्ख हो। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, एक बेकार काली जेड टाइल खरीदने के लिए 20,000 जेनेसिस क्रिस्टल खर्च करना वाकई कुछ हद तक बेवकूफी थी। यह स्पष्ट था कि राजकुमार झो युआन को क्यूई हाओ ने धोखा दिया था। झो युआन ने आसपास की निगाहों को अनदेखा किया और लू तेशान को भुगतान करने का निर्देश दिया और उसने काली जेड टाइल पकड़ ली। कुछ निरीक्षण के बाद भी उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और इस तरह उसने इसे याओयाओ को दे दिया और धीरे से बुदबुदाया, क्या यह इसके लायक है? सच तो यह था कि उसे भी थोड़ा मूर्खता महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने इसे खरीद लिया क्योंकि उसे याओयाओ के निर्णय पर भरोसा था। 20,000 जेनेसिस क्रिस्टल कोई छोटी रकम नहीं थी। क्यूई पोषण चरण के जेनेसिस मास्टर्स, जिनके पास कई सालों की मेहनत के बाद 10 से 20,000 जेनेसिस क्रिस्टल थे, उन्हें पहले से ही काफी अमीर माना जाता था। जहां तक राजकुमार झो युआन का प्रश्न है, उसकी कई वर्षों की बचत केवल 50,000 जेनेसिस क्रिस्टल के बराबर थी, जिनमें से लगभग आधी राशि तो पिछले कुछ मिनटों में ही खर्च हो गई थी। याओयाओ ने जेड टाइल को धीरे से अपने हाथ से छुआ और उस पर बने प्राचीन पैटर्न को देखा। अचानक हंसते हुए उसने जवाब दिया, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि यह इसके लायक है या नहीं। झो युआन केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकता था। इस समय काले विश्व राजा वहां आया, उसकी आंखें झो युआन पर टिकी थीं, जबकि काली क्यूई उसके शरीर के चारों ओर उमड़ रही थी। वेई कैंगलान ने आधा कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखें सतर्क थीं और वह काले विश्व राजा को घूर रहा था। ब्लैक वेनम किंग ने वेई कैंगलान की ओर देखा और फिर झो युआन की ओर मुड़ा। उसकी कर्कश आवाज सुनाई दी, हे, क्या आप महान झो साम्राज्य के राजकुमार हैं? मैंने सुना है कि आप मेरे शैतानी मियास्मा जहर को बेअसर करने में कामयाब रहे हैं। जाहिर है, उसने क्यू हाओ से पता लगा लिया था कि झो युआन ने वेई बिन के शरीर में जहर को बेअसर कर दिया था। शैतान मियास्मा जहर इतना भी बड़ा नहीं है, इसे बेअसर करना कोई अजीब बात नहीं है। झो युआन की अभिव्यक्ति शांत थी। काले विश्व राजा की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। कितना घमंडी छोटा बच्चा है। एक भयावह मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, केवल इसलिए इतना आश्वस्त महसूस मत करो क्योंकि वेई कैंगलान तुम्हारी रक्षा कर रहा है। उन्होंने वेई कैंगलान की ओर एक तिरछी नजर डाली और कहा, मेरे हाथों उसे भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मुझे डर है कि इस बार आपने गलत दांव लगाया है। वेई कैंगलान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ब्लैक वेनम किंग के शैतानी मियास्मा क्यूई से निपटना बेहद मुश्किल था। इसकी जहरीली प्रकृति के कारण इसने वास्तव में उसे बहुत पीड़ा दी थी और यहां तक कि वेई बिन को भी प्रभावित किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लैक वेनम किंग मुस्कुराया, बच्चे, क्यूई मैनर ने मुझे ये कार्य पूरा करने के बाद 3 शहर देने का वादा किया था। अगर तुम मुझे 6 शहर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह प्रस्ताव सुनते ही झो युआन की आंखों में रोष की चमक आ गई।
क्यूई हाओ की ओर देखते हुए उसकी आंखों में एक डरावनी झलक दिखाई दी। ये सोचकर कि इस कमीने ने वास्तव में ग्रेट झोऊ की भूमि और नागरिकों के साथ लेन देन करने की हिम्मत की है। हालांकि क्यू हाओ ने जवाब में केवल उदासीनता से मुस्कुराया। झो युआन ने अपनी नजर हटा ली और शांत स्वर में कहा, यह काफी है कि जनरल वेई मेरे साथ है। जहां तक महान झोऊ साम्राज्य की भूमि का सवाल है, जो कोई भी इसमें हिस्सा पाने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। ब्लैक वेनम किंग को आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर बाद वह हंसा और झो युआन की ओर इशारा किया। क्या करिश्माई बच्चा है, बहुत बढ़िया। प्रार्थना करो कि तुम कभी मेरे हाथों में न पड़ो, क्योंकि मैं वास्तव में ये चखना चाहता हूं कि ग्रेट झोऊ के राजकुमार को उबालना कैसा होगा। मैं तुम्हें उबालने की भी जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम्हारे कुत्ते के सिर को काटने के लिए बस एक ही बार काटना होगा। झो युआन ने बर्फीली मुस्कान बिखेरी। उसे ऐसे व्यक्ति से बहुत नफरत थी जो बार बार ग्रेट झोऊ की सीमाओं का उल्लंघन करता था और उसके नागरिकों का कत्लेआम करता था। बगल में खड़े होकर क्यू हाओ ने व्यंग्यात्मक हंसी निकाली और बोलने के लिए तैयार हो गया। क्यू रिटियन, अगर तुम मेरे हाथों में आओगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। हालांकि क्यू हाओ के बोलने से पहले ही झो युआन की ठंडी निगाह उस पर पड़ गई। इस तथ्य से कि इस कमीने ने लेन देन में ग्रेट झोऊ की जमीन का इस्तेमाल किया, झो युआन और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। अगर क्यू हाओ उसके हाथों में आ गया तो झो युआन दया नहीं करेगा। क्यू रिटियन, क्यू हाओ दंग रह गया। कुछ ही देर बाद वह गुस्से में भर गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, झो युआन, तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। झो युआन ने जवाब दिया, आपके परिवार की हड्डियों में केवल विद्रोह है, तो क्या होगा अगर मैं आपको अपमानित करूं? क्यूई हाओ गुस्से से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो। तुम क्यूई पोषण स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो और फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत करते हो। अगर कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा होता, तो मैं तुम्हें वहीं मार देता जहां तुम खड़े हो। वह एक सच्चे नीले अग्रिम क्यूई पोषण चरण के अभ्यासी थे, जबकि झो युआन ने केवल 7 मेरिडियन चैनलों को अनब्लॉक किया था। झो युआन को सीधे टकराव में मारना आसान होगा। तुम्हें अपना मौका मिलेगा। जब समय आएगा तो हम देखेंगे कि कौन किसको मारेगा। झो युआन की आवाज में कोई भावना नहीं थी। एक बार जब वह क्यूई पोषण चरण में पहुंच गया, तो पैत्रिक ड्रैगन शास्त्र के पहले स्तर ओमनी पायथन क्यूई के बिना भी उसे क्यूई हाओ से डरने की जरूरत नहीं थी, अगर वह अपनी आत्मा और उत्पत्ति रून की शक्ति का उपयोग करता। झो युआन के शब्दों से घबराकर क्यू हाओ का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि यह तुलना करने का कोई मतलब नहीं है कि किसकी जुबान ज्यादा तीखी है। इसलिए उसने झो युआन पर एक डरावनी ठंडी नजर डाली, फिर हाथ हिलाते हुए वह मुड़ा और ब्लैक वेनम किंग और बाकी लोगों के साथ चला गया। झो युआन ने उन्हें जाते हुए देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हालांकि शब्दों से उन्हें हराना आसान था, लेकिन उसने उन्हें जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ब्लैक वेनम किंग है, जिसके खिलाफ जनरल वेई भी लड़ाई में ज्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसा लगता है कि हमें ब्लैक वेनम किंग के डेविल मियास्मा जहर से निपटने का कोई तरीका सोचना होगा, नहीं तो जनरल वेई के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ तो स्थिति हमारे लिए बेहद प्रतिकूल हो जाएगी। झो युआन की आंखें सोच में डूब गईं। अंत में उसने याओ याओ की ओर देखा और उसके होठों पर मुस्कान उभर आई। 20,000 जेनेसिस क्रिस्टल व्यर्थ नहीं खर्च किए जाने चाहिए। 1 तारांकन की हाओ और की रिटियान। क्यू हाओ के नाम का हाओ हाओ वर्ण 2 वर्णों री और तियान तियान से बना है। इसलिए झो युआन क्यूई हाओ को क्यूई रिटियन कहकर उसके नाम का मजाक उड़ा रहा है। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 75 8वीं मेरिडियन चैनल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C 75 8वीं मेरिडियन चैनल। एड्स बाय पब फ्यूचर। सराय में पहले जो कुछ हुआ था, उसके बाद सभी के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई थी। वे समझ गए थे कि क्यूई मैनर और ब्लैक वेनम सिटी के बीच सहयोग निस्संदेह उनकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। झो युआन ने गंभीर भाव धारण करते हुए वेई कैंगलान की ओर देखा और पूछा, जनरल वेई, ब्लैक वेनम किंग के खिलाफ जीतने की आपकी क्या संभावना है? वेई कैंगलान ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर धीरे से जवाब दिया, अल्फा ओरिजिन स्टेज में 9 स्तर हैं और ब्लैक वेनम किंग और मैं दोनों दूसरे स्तर पर हैं। अगर हम वास्तव में इसमें शामिल होते हैं तो हम दोनों में से कोई भी ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्लैक वेनम किंग के पास डेविल मियास्मा क्यूई है, जो शीर्ष स्तरीय ग्रेड 4 जेनेसिस क्यूई है। यह एक जबरदस्त जहरीली क्यूई है जो किसी प्रतिद्वंद्वी को लड़ाई में बिना उसकी जानकारी के आसानी से संक्रमित कर सकती है, इसलिए मुझे उस समय इसके हाथों नुकसान उठाना पड़ा। यह शैतान मियास्मा क्यूई एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। इस डर से कि उनका मनोबल गिर जाएगा, वेई कैंगलान ने जल्दी से कहा।
हालांकि मैं शैतान मियास्मा जहर से सावधान हूं, लेकिन समय आने पर मैं निश्चित रूप से काले जहर राजा को रोकने में सक्षम हो जाऊंगा। जो या उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। यह बिल्कुल भी बीमा नहीं था। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो स्थिति उनके लिए बहुत प्रतिकूल हो जाएगी। कुछ सोचने के बाद उसने अचानक याओ याओ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी बहन याओ याओ, क्या तुम कुछ सोच सकती हो? याओ याओ ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और टुनटुन को ले जाते हुए ब्लैक जेड लिस्ट का अध्ययन कर रही थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपना सुंदर चेहरा दिखाते हुए झो युआन को घूरने लगी। मुझे बस इतना पता था कि तुम मुझसे पूछने वाले हो। वापस आते समय उसने महसूस किया कि झो युआन समय समय पर उसकी ओर देख रहा था। हालांकि वह ये भी जानती थी कि यह सबसे महत्वपूर्ण मामला था। इसलिए झो युआन को घूरने के बाद उसका हाथ उसकी कमर पर रखे यूनिवर्स बैग की ओर बढ़ा और एक हरे रंग का स्क्रॉल निकाला, जिसे उसने फिर मेज पर रख दिया। इसे 1000 वुड पॉइजन सेफगार्ड रून के रूप में जाना जाता है, जो एक शीर्ष स्तरीय ग्रेड 3 जेनेसिस रून है। सक्रिय होने पर ये सभी प्रकार के जहरों से रक्षा करने में सक्षम होगा और डेविल मियास्मा जहर इसके बचाव को तोड़ने में असमर्थ होना चाहिए। एक शीर्ष स्तरीय ग्रेड 3 जेनेसिस रून। वेई कैंगलान, वेई किंग और बाकी लोग याओ याओ को आश्चर्य से देखते रहे। क्या उनके सामने खड़ी यह युवती, जो जेनेसिस क्यूई की थोड़ी सी भी लहर नहीं छोड़ती थी, वास्तव में जेनेसिस रून की कला में इतनी उच्च महारत रखती थी? ऐसा जेनेसिस रून पूरे महान झोउ साम्राज्य में भी शिखर पर था। केवल अब वेई किंग को एहसास हुआ कि झो युआन हमेशा इस बोझिल लड़की को अपने साथ रखने पर जोर क्यों देता था। बहुत बढ़िया। इस जेनेसिस रून की सहायता से ब्लैक वैनम किंग अब मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। मैं बिना किसी चिंता के हमला कर पाऊंगा और उसे पूरी तरह से दबा पाऊंगा। वास्तव में मुझे उसे मारने का मौका भी मिल सकता है। जैसे ही वेई कैंगलान ने स्क्रॉल को पकड़ा, उसका चेहरा तीव्र भावनाओं के कारण थोड़ा लाल हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लैक वेनम किंग के प्रति उसकी नफरत लंबे समय से उसकी हड्डियों में गहराई तक समा चुकी थी और उसने उसे खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। दुर्भाग्य से डेविल मियास्मा जहर के डर ने आखिरकार उसे पिछले आदान प्रदान में हार का सामना करना पड़ा। अब जबकि उसके पास शीर्ष स्तरीय ग्रेड 3 जेनेसिस रून 1000 वुड पॉइजन सेफगार्ड रून था, तो ब्लैक वेनम किंग का सबसे बड़ा हथियार अब उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वेई कैंगलान की आत्मविश्वास भरी घोषणा सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। झो युआन ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे राहत मिली है कि जनरल वेई आश्वस्त है। चूंकि हमारी सूचना एकत्र लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए हम कल निकलेंगे और बैटल पपेट्स एक्ट के खंडहरों में प्रवेश करेंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ... रात हो गई। डेविल प्रिजन सिटी के दरवाजे कसकर बंद थे, जबकि शहर के बाहर पहाड़ी जंगलों में अनगिनत जेनेसिस बीस्ट की चीखें गूंज रही थी। रात में ब्लैकवाटर और भी ज्यादा खतरनाक था। सराय के एक कमरे में झो युआन बिस्तर पर बैठा था, उसकी आंखें कसकर बंद थी और उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ड्रैगन की हल्की दहाड़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि जेनेसिस क्यू उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी, जो सफेद धागों में बदलकर उसकी नाक के जरिए उसके शरीर में बह रही थी। आज क्यूई हाओ और ब्लैक वेनम किंग से मिलने के बाद झो युआन को अब खतरे का एहसास होने लगा था। हालांकि उसके पास कुलीन लोगों के एक समूह का संरक्षण था, लेकिन सबसे भरोसेमंद चीज तो अपनी खुद की ताकत थी। इसलिए ब्लैकवाटर में उसकी 7 चैनल ताकत की कमी महसूस होने लगी थी। अब समय आ गया था कि वह क्यूई पोषण चरण में आगे बढ़े। झो युआन की छाती चक्रों में ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि जेनेसिस क्यूई उसके मेरिडियन चैनलों में बढ़ रही थी, लगातार ढीली होती 8वीं मेरिडियन चैनल पर हमला कर रही थी। पिछले कुछ दिनों के लगातार दैनिक प्रशिक्षण के बाद वह महसूस कर सकता था कि 8वीं मेरिडियन चैनल को खोलना बस कोने के आसपास था। जेनेसिस क्यूई लगातार उसके शरीर के अंदर मेरिडियन चैनलों के भीतर बढ़ रहा था। अचानक झो युआन का शरीर हिंसक रूप से झटका खा गया, जिससे ड्रैगन ब्रीथ तकनीक सक्रिय हो गई और जेनेसिस क्यूई की एक और धारा उसके शरीर में समा गई। एक लहर की तरह यह 8वीं मेरिडियन चैनल में बाधा के अंतिम हिस्से में भयंकर रूप से टकराए। जल्दी से आना। एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई झिल्ली टूट गई हो। झो युआन ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसे अपने शरीर में पारदर्शिता और हल्केपन का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक जंजीरों और बेड़ियों से मुक्त हो गया हो। जैसे ही उसके शरीर की गुणवत्ता तेजी से बढ़ी, उसके आसपास की उत्पत्ति क्यूई स्वेच्छा से उसके शरीर की ओर बढ़ी। 8वीं मध्याह्न रेखा चैनल अंततः अनब्लॉक हो गई थी। झो युआन का शरीर कांप उठा, उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार सभी 8 मेरिडियन चैनलों को खोल दिया था। 1 दर्जन से अधिक वर्षों के बाद एक बार फिर 8 मध्याह्न चैनल पूरी तरह से खोल दिए गए। झो युआन ने हिंसक तरीके से 2 सांसें ली, अपनी आंखें बंद करने से पहले खुद को शांत होने दिया। अब जब सभी 8 मेरिडियन चैनल खुल चुके थे, तो उसके क्यूई ड्वेलिंग को खोलने का समय आ गया था।
केवल QE आवास को खोलने के बाद ही यह माना जाएगा कि व्यक्ति ने वास्तव में QE पोषण चरण में कदम रख दिया है। आना। जो युआन की आंखें उत्साह और प्रत्याशा से जल रही थीं। उसने इस दिन के आने का बहुत लंबा इंतजार किया था। जो युआन के शरीर के भीतर से एक लगभग अश्रव्य ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। इस बार ड्रैगन ब्रीथ को सक्रिय करने से आउटपुट में भारी वृद्धि हुई थी। कमरे में जेनेसिस QE हिंसक रूप से कांपने लगा और बहुत मोटे सफेद धागों में बदल गया जो अंततः एक ही घूंट में जो युआन के शरीर में समा गए। उसके शरीर में जेनेसिस QE तेजी से उसके निचले पेट की ओर एकत्रित हो गई और एक भंवर में तब्दील हो गई। जब भंवर का घूर्णन अपने चरम पर पहुंच गया तो जो युआन को अचानक भंवर के केंद्र में एक बिंदु दिखाई दिया। इस जेनेसिस बिंदु के अंदर एक रहस्यमय क्षेत्र जैसा लग रहा था जो कभी मौजूद था तो कभी नहीं। असीम रूप से छोटा फिर भी असीम रूप से विशाल। जिस क्षण ये जेनेसिस बिंदु प्रकट हुआ उसके शरीर में बह रही जेनेसिस QE को अचानक झटका लगा। जेनेसिस QE उसके चैनलों के अंदर उमड़ पड़ी, जेनेसिस बिंदु में बह गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जेनेसिस QE के प्रवाह के बाद ऐसा लगा जैसे जेनेसिस बिंदु के अंदर सृष्टि के निराकार द्रव्यमान से जीवन का उदय हुआ हो। अंतरिक्ष का विकास शुरू हुआ जिससे QE निवास का निर्माण हुआ। ये ठीक उसी क्षण था जब जो युआन के शरीर में QE निवास अंततः बनाया गया था। आखिरकार अपने दैनिक प्रशिक्षण के दौरान उसने जो जेनेसिस QE अवशोषित की थी उसे अब संग्रहित करने के लिए एक जगह मिल गई थी जिससे ये धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। यह अतीत की तरह कुछ भी नहीं होगा जहां अवशोषित जेनेसिस QE का अधिकांश हिस्सा उसके शरीर की गुणवत्ता में सुधार के बाद में फीका पड़ जाता था। जो युआन की आत्मा QE निवास में प्रवेश कर गई और एक अद्वितीय क्षेत्र उसकी आंखों में प्रवेश कर गया जहां उत्पत्ति QE एक अंतहीन चक्र में बहती थी। इसके बाद उसने देखा कि हरे रंग की रोशनी खिलने लगी है जिससे पूरा QE निवास हरा हो गया। एक नए बनाए गए QE निवास को व्यक्ति की प्रतिभा और शरीर की जन्मजात क्षमता के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। इन 4 श्रेणियों को रंग से दर्शाया गया था, रंगहीन, हरा, बैंगनी और सुनहरा। जो युआन की आत्मा घबराहट से QE निवास के परिवर्तन को देख रही थी। यद्यपि वह जानता था कि QE निवास का पद किसी की भावी उपलब्धियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं था, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि QE निवास का पद जितना ऊंचा होगा, लाभ भी उतना ही अधिक होगा। हरा प्रकाश गहरा और समृद्ध होता गया जब तक कि उसके भीतर बैंगनी प्रकाश का एक कण उभरने नहीं लगा। बैंगनी प्रकाश फैल गया जिससे QE निवास को एक नया रंग मिल गया। बैंगनी QE निवास। अपने QE निवास को बैंगनी रंग में बदलते देखकर जो युआन ने अंततः सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। QE निवास बैंगनी रंग पर स्थिर हो गया जिससे जो युआन ने राहत की सांस ली और वह QE निवास छोड़ने लगा। गड़गड़ाहट। लेकिन इस समय QE निवास अचानक हिलने लगा। जो युआन ने अचानक QE निवास की गहराई से एक बहुत ही विदेशी फिर भी बेहद परिचित जेनेसिस QE को बाहर निकलते हुए महसूस किया। इस नए जेनेसिस QE की शुद्धता के स्तर ने जो युआन को चौंका दिया। इसके अलावा इसने एक बहुत ही फीकी आदिम आभा दी जैसे कि यह सभी जीवन की उत्पत्ति थी, सृष्टि के निराकार द्रव्यमान से पहले स्रोत जेनेसिस QE की पहली सांस। क्या हो रहा है? हालांकि जो युआन इस रहस्यमय जेनेसिस QE की उत्पत्ति से और भी अधिक हैरान था। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि यह उसके प्रशिक्षण से नहीं आया था। लेकिन क्यों एक परिचित सी अनुभूति थी। जब जो युआन के मन में लाखों विचार कौंध रहे थे, अचानक उसे समझ की एक किरण ने झकझोरा जिससे वह आश्चर्य में बोल पड़ा, क्या ऐसा हो सकता है? जब मैं पैदा हुआ और मेरी 8 मध्याह्न रेखाएं QE निवास से जुड़ी तो यह उत्पत्ति QE मेरे QE निवास की गहराई में छिप गई थी। जो युआन के जन्म के समय उसके 8 मेरिडियन चैनल स्वाभाविक रूप से खुले थे। तार्किक रूप से कहें तो उसके QE निवास का खुलना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए था। हालांकि अप्रत्याशित आपदा के कारण स्रोत उत्पत्ति QE का एक छोटा सा हिस्सा उसके अधूरे QE निवास के सबसे गहरे कोनों में छिप गया था। अब जबकि जो युआन ने अपने QE निवास को फिर से सफलतापूर्वक खोल दिया था, 14 वर्षों से छिपी हुई स्रोत उत्पत्ति QE एक बार फिर उसकी उपस्थिति को महसूस करके उभर आई थी। चकित जो युआन ने शुद्ध उत्पत्ति QE को महसूस किया क्योंकि उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। इस बीच स्रोत उत्पत्ति QE उसके QE निवास में बढ़ गई और जो युआन एक बार फिर चौंक गया क्योंकि उसने गहरे बैंगनी प्रकाश के भीतर उगते सूरज की तरह सोने का एक निशान धीरे धीरे खिलते देखा। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 76 QE निवास खोलना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन QE निवास खोलना। एड्स बाय पब फ्यूचर। सुनहरी रोशनी एक ऊपर उठती हुई धारा की तरह उभरी और तुरंत फैल गई, जिससे बैंगनी रोशनी पीछे हट गई और उसकी जगह सोने ने ले ली जिसने अब पूरे QE निवास को भर दिया।
इस प्रकार क्यूई निवास एक चमकदार सोने में बदल गया, जो वास्तव में एक प्रभावशाली रूप था। यह एक स्वर्ण क्यूई आवास है। जो युआन ने चमचमाते सोने के क्यूई निवास को घूर कर देखा। ऐसा परिणाम उसके सबसे अजीब सपनों में भी कभी नहीं हुआ था। उसने मूल रूप से एक बैंगनी क्यू आवास की आशा की थी। वह तभी संतुष्ट था जब वह सु युवेई के समान स्तर तक पहुंच सकता था। फिर भी उसने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि उसके क्यूई निवास की गहराई में स्रोत उत्पत्ति क्यूई की सांस उसके क्यूई निवास के रैंक को एक स्तर ऊपर उठा देगी। जो युआन का दिल खुशी और उत्साह से भर गया। क्यूई निवास का दर्जा न केवल उसकी संभावित वृद्धि को निर्धारित करता था, बल्कि उसकी उत्पत्ति क्यूई की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सक्षम था। यदि किसी व्यक्ति के पास स्वर्ण क्यूई आवास है, भले ही वह ग्रेड 2 उत्पत्ति क्यूई की खेती करता हो, तो उसकी उत्पादन शक्ति हरे क्यूई आवास और ग्रेड 3 उत्पत्ति क्यूई वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक होगी। जो युआन ने आश्चर्य से खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सुनहरा क्यूई निवास खोलूंगा। क्यूई निवास में सुनहरी रोशनी तैर रही थी। इसकी चमक के नीचे बहती हुई उत्पत्ति क्यूई अधिक सघन और शक्तिशाली हो गई। जबकि जो युआन सुनहरे क्यूई आवास के कारण खुशी में डूबा हुआ था, उसने यह महसूस नहीं किया कि उसकी हथेली पर रक्त लाल ड्रैगन की नाराजगी जहर की गांठ अचानक छटपटाने लगी थी। हंस हंस। सुनहरे क्यू निवास के भीतर एक अजीब सी आवाज गूंजी, जब खून की धुंध की फुहारें किसी अज्ञात स्थान से निकली और क्यू निवास में भरने लगी। तभी जो युआन को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। जब उसने आक्रमणकारी रक्त धुंध को देखा तो उसका दिल कांप उठा और उसके दिल में एक भयावह चीख गूंज उठी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये ड्रैगन का आक्रोश जहर है। खून के धुंध के भीतर से एक ड्रैगन की दहाड़ फैली जो कटु आक्रोश से भरी हुई थी और खून के रंग की रोशनी बाहर निकली। एक वायरस की तरह ये तेजी से सुनहरे क्यूई निवास में फैल गया। जो युआन इस अचानक घटनाक्रम से भयभीत हो गया। उसने कभी यह आशा नहीं की होगी कि उसके शरीर में लगभग 6 महीने से निष्क्रिय पड़ा ड्रैगन का आक्रोश विष अचानक उभरकर उसके क्यूई निवास में पहुंच जाएगा। जो युआन उत्सुकता से क्यूई निवास के अंदर देख रहा था। जैसे जैसे रक्त प्रकाश फैलता गया, क्यूई निवास में सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे रक्त प्रकाश के साथ मिलकर फीका पड़ने लगा। अंत में पूरा क्यूई निवास चमकदार लाल हो गया था। विचित्र एवं रहस्यमय। जो युआन एक बार फिर हैरान रह गया। एक रक्त लाल क्यूई निवास। यह क्या था? मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। वह धिक्कार है ड्रैगन के आक्रोश का जहर। जो युआन ने अपने दिल में चीख मारी। उस धिक्कार है ड्रैगन के आक्रोश के जहर के एक स्पर्श ने उसके प्यारे सुनहरे क्यूई निवास को इस रक्त लाल क्यूई निवास में बदल दिया था, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। कमरे में जो युआन ने अपनी आंखें खोली, उसका चेहरा बदसूरत हरा सफेद था। उसने गहरी सांस ली। अपने हृदय में क्रोध को दबाते हुए उसने अपने शरीर में क्यूई निवास का बहुत सावधानी से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। यदि इसमें कोई समस्या थी, तो यह निस्संदेह उसकी साधना में एक बड़ी बाधा बन जाएगी। सौभाग्य से उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। वास्तव में क्यूई निवास में जेनेसिस क्यूई की मात्रा सोने के रंग की तुलना में कुछ हद तक बढ़ गई थी। हालांकि जो युआन ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसने गहरी भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसने एक विचार के साथ अपने हाथ से जेनेसिस क्यूई को बुलाया। सामान्य रूप से कहें तो जिन लोगों ने अभी तक कोई क्यूई साधना विधि नहीं सीखी थी, उनकी उत्पत्ति क्यूई पानी की तरह साफ थी। फिर भी जब जो युआन की उत्पत्ति क्यूई बाहर निकली, तो उसने पाया कि उसके भीतर रक्त लाल रंग की एक हल्की धार बह रही थी। खून के लाल रंग का वह धागा जो युआन को बहुत परिचित था। यह ड्रैगन का आक्रोश जहर था। ड्रैगन का आक्रोश जहर उसकी उत्पत्ति क्यूई में मिला दिया गया था। यह क्या था? ड्रैगन जहर क्यूई। अविश्वसनीय। जो युआन पूरी तरह से हैरान था, जाहिर तौर पर यह समझने में असमर्थ था कि ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ था। हालांकि उसे पता था कि यह कुछ समय के लिए हानिकारक था। कम से कम वह महसूस कर सकता था कि जेनेसिस क्यूई, जो अब ड्रैगन के आक्रोश के जहर के संकेत के साथ रंगा हुआ था, प्रकृति में बहुत अधिक उग्र हो गया था। जो युआन ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि ड्रैगन का आक्रोश जहर कितना प्रभावशाली था। जो युआन को अंदर से बहुत थकान महसूस हुई। इस नए क्यूई निवास ने उसे 3 बार आश्चर्यचकित किया था। पहले ये बैंगनी था, फिर सुनहरा और अब रक्त लाल रंग, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैं कल बड़ी बहन याओयाओ से पूछूंगा। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ, जो युआन केवल एक पीड़ा भरी आह ही छोड़ सका। अगले दिन जब जो युआन सराय से बाहर निकला तो सभी दंग रह गए। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि जो युआन के शरीर के चारों ओर जेनेसिस क्यूई की लहरें कल की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। वेई कैंगलान ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, क्या आप क्यूई पोषण चरण तक पहुंच गए हैं? वेई किंग ने भी आश्चर्य से जो युआन की ओर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कल मुझे एक सफलता मिली। जो युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। सु युवेई की आंखें आश्चर्य से भर गईं जब उसने कहा, महाराज वास्तव में प्रभावशाली है।
1 वर्ष से भी कम समय में आप ऐसे व्यक्ति से जो अपनी मेरिडियन चैनल खोजने में असमर्थ था, क्यूई पोषण स्तर तक पहुंच गए हैं। वास्तव में आप व्यावहारिक रूप से मेरे पीछे हैं। इसके विपरीत याओ याओ ने झो युआन पर एक और नजर डाली और उसकी स्पष्ट आंखों में एक उलझन भरी नजर उभरी। चूंकि वहां बहुत से लोग मौजूद थे, इसलिए झो युआन ने अपनी समस्या उसके सामने नहीं रखी। इसके बजाय उसने सबके सामने कहा, अगर सारी तैयारियां हो गई हैं, तो चलो चलते हैं। समूह ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार हो गए, और फिर एक बाड़ में तब्दील हो गए जब वे शैतान कारागार शहर से बाहर निकले और युद्ध कठपुतली संप्रदाय के खंडहरों की दिशा में बढ़ गए। रास्ते में झो युआन को याओ याओ को चुपके से एक तरफ खींचने और पीड़ा भरे चेहरे के साथ विस्तार से बताने का मौका मिला कि क्या हुआ था। रक्त लाल क्यूई निवास। विवरण सुनने के बाद याओ याओ दंग रह गई। ये स्पष्ट था कि उसने भी ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। ये ड्रैगन के आक्रोश जहर के कारण होना चाहिए, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। आपका क्यूई निवास अभी भी मूल रूप से एक सुनहरा क्यूई निवास है और केवल इस तरह की स्थिति में परिवर्तित हो गया क्योंकि ड्रैगन का आक्रोश जहर इसमें शामिल हो गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या कोई समस्या होगी, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। आप भविष्य में केवल अतिरिक्त ध्यान देने की कोशिश कर सकते हैं। उसके उत्तर के प्रत्युत्तर में झो युआन अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे लगता है कि यही एकमात्र काम है जो किया जा सकता है। ... जब झो युआन का समूह शैतान जेल शहर में युद्ध कठपुतली संप्रदाय के खंडहरों की ओर भाग रहा था, तब क्यूई हाओ, ब्लैक वेनम किंग और समूह के बाकी लोग रवाना होने के लिए तैयार थे। जेनेसिस क्यूई ने 100 से ज्यादा पुरुषों के समूह के इर्द गिर्द मंथन किया, जो उनकी कुलीनता का प्रमाण था। एक रिपोर्ट सुनने के बाद क्यू हाओ ने काले जहर राजा से कहा, झो युआन पहले ही चले गए हैं। काले विष राजा ने बेपरवाही से उत्तर दिया, खंडहर खतरे से भरे हुए हैं और अगर वे पहले पहुंच भी जाएं तो भी उनके लिए कोई लाभ नहीं है। क्यों न उन्हें रास्ता साफ करने में हमारी मदद करने दिया जाए। वह एक क्षण के लिए रुका और क्यू हाओ को घूरते हुए बोला, दूसरी बात, तुमने बताया था कि तुमने इस मिशन के लिए कुछ विशेष तैयारी की थी। वास्तव में तुमने क्या तैयारी की थी? क्यू हाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। चिंता मत करो, हमारे हाथ मिलाने से झो युआन और वेई कैंगलान ब्लैकवाटर नहीं छोड़ पाएंगे। उसके होठों की मुस्कान धीरे धीरे दुष्टता में बदल गई। केवल एक चीज जो उनका इंतजार कर रही है वह है मौत। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 77 जेड शिशुफल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C77 जेड शिशुफल। एड्स बाय पब फ्यूचर। बैटल पपेट सेक्ट के खंडहर शैतान जेल शहर से लगभग 200 मील दूर थे। झो युआन और उसका समूह 2 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचने में कामयाब रहे। झो युआन और बाकी लोग एक पहाड़ी पर खड़े थे, उनकी निगाहें सामने की ओर टिकी थी जहां विशाल पेड़ों का एक जंगल खड़ा था। जंगल की गहराई में सफेद कोहरा छाया हुआ था, जिसमें सिर्फ विभिन्न जीर्ण शीर्ण इमारतों की धुंधली छायाएं दिखाई दे रही थी। खंडहरों के ऊपर आकाश में रोशनी टिमटिमाने लगी और अज्ञात खतरे की भावना फैल गई। याओ याओ ने टिमटिमाती रोशनी पर एक नजर डाली और कहा, खंडहर के ऊपर एक जेनेसिस रून सीमा है। जेनेसिस रून सीमा। जेनेसिस रून का उपयोग करने का एक अधिक जटिल और बड़े पैमाने का तरीका था, जो कुछ हद तक एक संरचना या व्यूह रचना के समान था। ये जेनेसिस रून सीमा संभवतः बैटल पपेट संप्रदाय द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली संप्रदाय सुरक्षा सीमा थी, जब यह अभी भी ब्लैकवाटर में मौजूद थी। संप्रदाय के गायब होने के बाद संप्रदाय सुरक्षा सीमा जेनेसिस क्यूई की कमी के कारण फीकी पड़ गई थी, हालांकि यह स्पष्ट था कि कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। आकाश के माध्यम से आकस्मिक रूप से प्रवेश करने से बहुत संभावना है कि अवशेष सीमा के साथ मुठभेड़ हो, ऐसा कुछ जिसे अल्फा ओरिजिन स्टेज विशेषज्ञ भी नहीं संभाल पाएगा। आखिरकार, एक संप्रदाय की सीमा की रक्षा करने की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि हम केवल पैदल ही अंदर जा सकते हैं। वेई कैंगलान ने झो युआन की ओर देखा और कहा, महाराज, हमने जो जानकारी एकत्र की है उसके अनुसार खंडहरों में कई परित्यक्त इमारतें हैं जिनमें खजाने हो सकते हैं। हम आगे कैसे बढ़ें? झो युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हम सबसे पहले उस क्षेत्र में जाएंगे जहां जेड शिशुफल स्थित है। उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जेड शिशुफल और अग्नि आत्मा अनाज था। चूंकि अग्नि आत्मा अनाज खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से पहले जेड शिशुफल प्राप्त करना समझदारी होगी। वेई किंग ने अपनी कमर पर बंदी तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, जेड शिशुफल खंडहर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। कई लोग वहां गए हैं, लेकिन कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सका। हमें इसे पाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। झो युआन की आवाज में दृढ़ निश्चय था। उसकी मां की आयु काफी कम हो गई थी।
जब तक वह उसे ऐसी कोई चीज नहीं दे देता जो किसी की आयु बढ़ा सकती है, तब तक वह कैसे चैन से रह सकता था। पहले जेड शिशु फल, फिर अग्नि आत्मा अनाज। जहां तक अन्य खजानों की बात है, तो फिलहाल हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झो युआन ने निर्णायक रूप से घोषणा की। खंडहरों में खजाने दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन किसी को बहुत लालची नहीं होना चाहिए और इसके बजाय ये समझना चाहिए कि किस चीज को प्राथमिकता देनी है। चल दर एड्स बाय पब फ्यूचर। झो युआन ने वेई कैंगलान की ओर देखा और उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके हाथ की एक लहर के साथ 100 आदमियों का समूह बाढ़ में बदल गया, जो आसपास के समूहों की सतर्क निगाहों के नीचे खंडहरों में उमड़ पड़ा। झो युआन और उसके समूह के खंडहर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद एक और समूह तेजी से आगे बढ़ा। ये क्यूई हाओ और ब्लैक वेनम किंग का समूह था। एक व्यक्ति तेजी से पास से दौड़ता हुआ आया। वे अंदर आ गए हैं? क्यू हाओ ने सपाट आवाज में पूछा। उसने झो युआन के समूह की हरकतों पर नजर रखने के लिए खंडहर के आसपास पहले से ही कुछ लोगों को तैनात कर रखा था। हाँ, हमने किसी को उनका पीछा करने के लिए भेजा है। वे जेड इन्फेंट फ्रूट स्थान की ओर जा रहे हैं। आकृति ने तुरंत उत्तर दिया। जेड शिशु फल। क्यू हाउ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। जेड इन्फेंट फ्रूट एक बेहतरीन वस्तु है। ये किसी की उम्र बढ़ा सकता है और बहुत मूल्यवान है। ब्लैक वेनम किंग की आंखों में लालच की झलक उभरी। झो युआन संभवतः अपनी मां की वजह से जेड शिशु फल की खोज में गया है। क्यूई हाओ ने ठंडी हंसी में कहा। उसे शाही परिवार की स्थिति का स्पष्ट अंदाजा था। हम्फ झो युआन, तुमने बार बार मेरी योजनाओं को विफल किया है। इस बार मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी मर्जी से काम न कर सको। मुझे ये देखने में वाकई दिलचस्पी है कि जब जेड स्पिरिट फ्रूट मेरे हाथों में आएगा तो तुम कितने घबरा जाओगे। क्यूई हाओ की आंखों में एक क्रूर नजर उभरी। इसके तुरंत बाद उसने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया, चलो चलते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। खंडहरों में कोहरा छाया हुआ था। जहां भी नजर जाती, रहती दीवारें दिखाई देती, वाकई एक वीरान नजारा। हालांकि झो युआन के समूह ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी संरचना बनाए रखते रहे। आसपास की धुंध लगातार घनी होती जा रही थी, इतनी घनी कि आत्मा की धारणा भी प्रभावित हो रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। झो युआन के कदम अचानक रुक गए। सावधान, कुछ आ रहा है। यद्यपि उसकी आत्मा संबंधी अनुभूति प्रभावित हो गई थी, फिर भी उसकी इंद्रियां एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक तीक्ष्ण थी। वेई कैंगलान ने सिर हिलाया, जाहिर तौर पर उसे भी कुछ आभास हो गया था। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और आसपास के पहरेदारों ने तुरंत खुद को तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि जेनेसिस क्यूई उनके शरीर के चारों ओर बहने लगी थी। सफेद कोहरा धीरे धीरे लहरा रहा था। सफेद कोहरे के भीतर एक मंद लाल प्रकाश दिखाई दिया, जिसके साथ हल्की आवाजें भी थीं, क्योंकि धुंध के भीतर से एक दर्जन छायाएं उभरी, जो झो युआन के समूह के सामने एक दीवार का निर्माण कर रही थी। झो युआन और बाकी लोगों ने ध्यान से देखा। काली परछाइयां रात के काले जंगली जानवर के रूप में सामने आईं, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि उनके शरीर काले धातु के समान थे, जो काली रोशनी से चमक रहे थे, जबकि उनकी आंखों में लाल चमक में किसी भी तरह की बुद्धिमत्ता का अभाव था। ये दर्जन भर परछाइयां युद्ध के जानवरों की कठपुतलियां थीं। तो ये युद्ध की कठपुतलियां हैं। झो युआन ने आश्चर्य से उन्हें देखा। युद्ध के जानवर की कठपुतलियों के शरीर से निकलने वाली जेनेसिस क्यूई से पता चलता है कि वे क्यूई पोषण मंच विशेषज्ञों के बराबर थे। वेई कैंगलान ने जवाब दिया, ऐसा कहा जाता है कि अपने चरम पर युद्ध कठपुतली संप्रदाय के पास 1 लाख मजबूत युद्ध कठपुतली सेना थी। एक ऐसी सेना जो व्यवहारिक रूप से अजेय और अजेय थी। झो युआन ने अपनी जीभ चटकाए। 1 लाख मजबूत युद्ध कठपुतली सेना। अगर वे सभी क्यू पोषण चरण में थे, तो यह संभावना थी कि कोई भी साम्राज्य उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। फिर भी ब्लैकवाटर के ये प्राचीन गुट आखिरकार क्यों गायब हो गए थे? वेई कैंगलान ने अपना हाथ हिलाया और 20 आकृतियां आगे बढ़ी और सीधे उन दर्जन भर युद्ध पशु कठपुतलियों की ओर बढ़ी जो उनका रास्ता रोक रही थी। धप धप। दोनों पक्षों के बीच टकराव के समय जेनेसिस क्यूई भड़क उठी। वेई कैंगलान ने क्यूई पोषण मंच के अभ्यासियों को भेजा था, लेकिन दर्जन भर युद्ध जानवर कठपुतलियों को न तो डर का पता था और न ही मौत का, इसलिए लड़ाई असाधारण रूप से तीव्र थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लड़ाई कई मिनट तक चली, फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। दर्जन भर युद्ध जानवर कठपुतलियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, लेकिन 20 क्यूई पोषण मंच रक्षकों में से 5 भी घायल हो गए थे। ये स्पष्ट था कि ये अथक और निडर युद्ध जानवर कठपुतलियां बल्कि परेशान करने वाले प्रतिद्वंद्वी थे। याओ याओ टुनटुन को ले जाते हुए कुछ दिलचस्पी के साथ आगे बढ़ी और युद्ध के जानवरों की कटु कठपुतलियों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसकी गोरी पतली उंगली ने धीरे से अब धुंधले हो चुके रूनों को छुआ और खुद से बुदबुदाया, जेनेसिस रूनों द्वारा संचालित। कुछ जांच के बाद वह खड़ी हुई और समूह में वापस चली गई। झो युआन ने फिर वेई कैंगलान को सिर हिलाकर इशारा किया और वे एक बार फिर आगे बढ़ने लगे।
अगले कुछ समय में उन्हें युद्ध के जानवरों की कठपुतलियों की एक के बाद एक लहरों का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से जो युआन का समूह एक मजबूत और अच्छी तरह से प्रशिक्षित बल था और वे अपने सामने आए सभी प्रतिरोधों को आसानी से दूर करने में सक्षम थे। इस प्रकार वे आधे घंटे बाद झील पर पहुंच गए। झील के किनारे पहले से ही अन्य मानव आकृतियां मौजूद थीं, संभवतः अन्य खजाने की खोज करने वाले लोग जो यहां भाग कर आए थे। ये तथ्य कि वे यहां तक पहुंचने में सक्षम थे, उनकी ताकत का प्रमाण था। इन लोगों को भी झोउ युआन के समूह के आगमन का आभास हो गया और उनकी आंखें तुरंत सतर्कता से भर गईं। वेई कैंगलान ने आसपास के माहौल पर एक नजर डाली और झील के बीच की ओर इशारा किया। जेड इन्फेंट फ्रूट झील के बीच में है। झोउ युआन ने अपना सिर उठाकर देखा और झील की सतह पर कोहरा तैरता हुआ देखा। झील के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा द्वीप था, जिसके बीच में एक विशाल जेड हरा पेड़ खड़ा था। झोउ युआन की नजर उस पेड़ पर टिकी थी जिस पर 2 क्रिस्टल जैसे फल लटके हुए थे। फलों का आकार एक प्यारे से नवजात शिशु जैसा था और उनसे मीठी और मनमोहक खुशबू आ रही थी। जैसे ही उसने उस फल को देखा जो क्रिस्टल से बना हुआ प्रतीत हो रहा था, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जेड इन्फेंट फ्रूट, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया है। झोउ युआन के समूह के झील पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद दूसरी दिशा से कुछ शोर सुनाई दिया और सबने देखा कि एक और समूह धुंध से बाहर निकल आया। क्यू हाओ। झोउ युआन की आंखों में एक ठंडी सी चमक उभर आई जब उसने उस परिचित व्यक्ति को समूह का नेतृत्व करते देखा। क्यू हाओ और ब्लैक वेनम किंग झील के किनारे पहुंचे और झोउ युआन की दिशा में एक नजर डाली। झील के केंद्र की ओर इशारा करते हुए पूर्व के मुंह के कोने तुरंत ऊपर उठे और झोउ युआन को एक चंचल मुस्कान दिखाई। झोउ युआन, यदि आप जेड शिशु फल चाहते हैं तो आपको पहले मुझसे पूछना होगा कि मैं सहमत हूं या नहीं। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 78 द्वीप तक पहुंचने की विधि। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C78 द्वीप तक पहुंचने की विधि। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि झोउ युआन क्यूई हाओ के शब्दों को सुनने के बाद भावशून्य रहा, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र हत्या का इरादा उभर आया। जेड स्पिरिट फ्रूट उसकी मां के जीवन काल से जुड़ा हुआ था। वह किसी को भी इसे छीनने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। इसी समय वेई कैंगलान ने अचानक टिप्पणी की, महाराज, इस झील में कुछ अजीब बात है। झोउ युआन ने अपनी नजरें हटा ली। उसे भी लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उनसे पहले भी बहुत से लोग यहां आ चुके थे, लेकिन वे सभी झील के किनारे ही इंतजार कर रहे थे। झील में घुसकर जेड इन्फेंट फ्रूट को हथियाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये स्पष्ट था कि वे किसी बात से डरे हुए थे। याओ याओ ने झील के ऊपर हवा पर एक नजर डाली और कहा, झील के ऊपर एक क्षतिग्रस्त जेनेसिस रून सीमा है। वेई कैंगलान ने सहमति में सिर हिलाया। क्षतिग्रस्त जेनेसिस रून सीमा ने उसके जैसे किसी व्यक्ति को भी खतरा महसूस कराया, और उसने लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। यह स्थान स्पष्ट रूप से युद्ध कठपुतली संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्या हम पानी पर चलकर पार जा सकते हैं? झोउ युआन ने पूछा। याओ याओ ने अपना सिर हिलाया। पानी में कुछ अजीब बात है। ऐसा लगता है कि किसी की जेनेसिस क्यू जितनी मजबूत होगी, वह उतनी ही आसानी से डूब जाएगा। वेई कैंगलान थोड़ा हैरान हुआ। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, अपने कुछ आदमियों को पुष्टि करने के लिए इशारा किया। निश्चित रूप से उन्होंने पाया कि मजबूत जेनेसिस क्यूई वाले लोग अधिक आसानी से डूब जाएंगे, जैसे कि झील का पानी उन्हें सहारा देने में असमर्थ था। क्यूई पोषण चरण विशेषज्ञ के लिए भी पानी पर चलना मुश्किल होगा। वेई कैंगलान ने भौहें सिकोड़ी। अगर ऐसा है तो क्या उसके जैसे अल्फा ओरिजिन चरण विशेषज्ञ सीधे नीचे नहीं डूब जाएंगे? वह झील के तल से खतरे को महसूस कर सकता था। यह बहुत संभव था कि क्षतिग्रस्त जेनेसिस रून सीमा के हिस्से झील में गिर गए थे, जिससे यह बेहद खतरनाक हो गया था। याओ याओ का मुंह थोड़ा खुला हुआ था जब उसने कहा, ऐसा लगता है कि यह स्थान जेनेसिस क्यूई उपयोगकर्ताओं का स्वागत नहीं करता है। संभवतः एक तरह की एहतियाती विधि है। ऐसी एहतियात के साथ उन्हें जेड शिशु वृक्ष की रक्षा के लिए केवल कुछ शिष्यों की आवश्यकता होगी। सु युवेई ने उत्सुकता से पूछा, जेनेसिस क्यूई के बिना कोई पानी कैसे पार करेगा? झोउ युआन की आंखें एक पल के लिए सोच में डूब गईं, फिर उसने मुड़कर याओ याओ की नजर से मुलाकात की और धीरे से कहा, आत्मा। आत्मा की शक्ति उत्पत्ति क्यूई से पूरी तरह से अलग थी। इसके अलावा झोउ युआन ने पाया था कि आत्मा जो मूल रूप से कोहरे में दबा दी गई थी, झील तक पहुंचने के बाद फिर से जीवंत हो गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे कोशिश करने दो। झोउ युआन आगे बढ़ा और पानी पर पैर रखा। उसकी भौहों के बीच आत्मा टिमटिमा रही थी क्योंकि आत्मा की शक्ति बाहर निकलकर उसके पैरों को ढक रही थी। शरीर जो पहले पानी में थोड़ा डूब गया था, तुरंत स्थिर हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, आत्मा की शक्ति का उपयोग यहां किया जा सकता है। झोउ युआन की आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी।
तो आपको आत्मा पर भरोसा करना होगा। पास में खड़े क्यू हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और देखा। इसके तुरंत बाद उसने हाथ हिलाया और एक आदमी तुरंत पीछे से आगे बढ़ा। इस आदमी का रंग काफी पीला था और उसके होंठ ब्लेड की धार की तरह पतले थे। उसके चारों ओर जेनेसिस क्यूई की लहरें काफी कमजोर थीं, लेकिन उसकी भौहों के बीच अनिश्चित रूप से प्रकाश टिमटिमा रहा था। वह स्पष्टतः एक आध्यात्मिक साधक था। झाओ किंगफेंग, तुम्हारे शिक्षक मास्टर यन को इस बदमाश ने फंसाया था, जिसके कारण वह महान जनरल के गुट के हाथों में पड़ गया। बदला लेने के लिए ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है। क्यू हाओ ने उस आदमी को देखकर मुस्कुराया। ये सुनकर उस पीले आदमी की आंखों में ठंडक चमक उठी। उसने झो युआन की ओर देखा और कहा, उस जैसा लड़का मेरे मालिक का मुकाबला कैसे कर सकता है। आखिरकार वह ग्रेट झोऊ का राजकुमार है और स्वाभाविक रूप से उसके अपने तरीके हैं। क्यूई हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप जेड शिशु फल को जब्त करने में सक्षम हैं, न केवल मैं आपके स्वामी की सुरक्षा की गारंटी दूंगा, बल्कि आप भविष्य में क्यूई मनो के एक मूल्यवान अतिथि बन जाएंगे और हम आपको सभी आवश्यक साधना संसाधन प्रदान करेंगे। झाओ किंगफेंग नामक व्यक्ति की आंखों में इच्छा चमक उठी। उसने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, अगर हम आत्मा में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उससे निपटना मुश्किल नहीं होगा। उसकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। हालांकि उसने सिर्फ 3 साल तक मास्टर यंग के अधीन प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसकी आत्मा पहले ही मध्य भ्रमात्मक अवस्था तक पहुंच चुकी थी, और यहां तक कि उसके गुरु भी अक्सर उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि बहुत कम उम्र का झो युआन उसकी आत्मा से मुकाबला कर पाएगा। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए झाओ किंगफेंग आगे की ओर उड़ गया और पानी पर उतरा। जैसे ही उसका तलवा बिना डूबे पानी की सतह को छू गया, उसकी आत्मा की शक्ति हिल गई। झो युआन की ओर देखते हुए उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभरी। जब वे दोनों पानी पर खड़े थे तो दूसरे गुटों को भी यही एहसास हुआ। इसलिए कुछ गतिविधि के बाद पानी की सतह पर 1 दर्जन से ज्यादा आकृतियां दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक आत्मा साधक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वेई कैंगलान ने झाओ किंगफेंग की दिशा में एक नजर डाली और टिप्पणी की, उस व्यक्ति की आत्मा कमजोर नहीं है। अगर यहाँ सिर्फ आत्मा का इस्तेमाल किया जा सके तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। याओ याओ की चमकीली आंखें घूमने लगती हैं। उसके आत्मा स्तर को देखते हुए यहाँ कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। झो युआन ने ये सुनने के बाद एक पल के लिए सोचा, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिला दिया। स्थिति जटिल है और कोई नहीं जानता कि क्या कोई और छिपा हुआ खतरा होगा। आपके लिए जाना आदर्श नहीं है। हालांकि याओ याओ की आत्मा शक्तिशाली थी, लेकिन वह जेनेसिस क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो याओ याओ के गंभीर रूप से घायल होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। इसलिए यद्यपि याओ याओ बहुत शक्तिशाली थी, वह बहुत कमजोर भी थी। उस समय मास्टर कैंग युआन ने उसे याओ याओ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसलिए उसने याओ याओ को ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं दी। झो युआन ने कहा, पहले ये देख लो, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो कम से कम महान जनरल और तुम मुझे बचाने के लिए तो होंगे। ये सुनने के बाद याओ याओ ने जिद नहीं की और उसकी तीखी बर्फ सी सफेद थोड़ी ने हल्की सी सहमति दी। झील के ऊपर झो युआन ने शांति से पास के झाओ किंगफेंग पर नजर डाली। उसकी आंखों में खुली दुश्मनी जल रही थी, लेकिन झो युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज कोई भी उसे जेड शिशु फल प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा। उसके पैरों के नीचे झील का पानी लहराने लगा जब उसने गहरी सांस ली और झील के बीच में बने छोटे से द्वीप की ओर देखा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और झील की सतह पर कदम दर कदम आगे बढ़ना शुरू किया। बाकी लोग भी बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगे। झील के चारों ओर कोई भी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे पानी पर चलती हुई आकृतियों को देख रहे थे। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। कई मिनट बाद झो युआन और बाकी लोग धीरे धीरे छोटे द्वीप से 100 फीट की दूरी पर पहुंच गए। झील अभी भी शांत थी और किसी को कोई बाधा नहीं आई थी। जब झील के किनारे खड़ी भीड़ ने ये देखा तो वे हैरानी से बुदबुदाने लगे, इतना सरल। उन हैरान कर देने वाली निगाहों के बीच झो युआन और बाकी लोग द्वीप से 100 फीट की दूरी पर स्थित क्षेत्र में चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। भनभनाना। इस समय छोटे से द्वीप से भिनभिनाने जैसी ध्वनि निकलती हुई प्रतीत हुई, और सभी ने देखा कि द्वीप के केंद्र में स्थित जेड शिशु वृक्ष से चमकदार जेड प्रकाश निकल रहा था। प्लॉप। जेड लाइट हिलती हुई प्रतीत हुई, क्योंकि उसके भीतर से प्रकाश के अनगिनत छोटे छोटे कण बाहर निकल रहे थे। तूफान की तरह वे उन लोगों को अपनी चपेट में लेने लगे जिन्होंने द्वीप के चारों ओर 100 फीट की परिधि में कदम रखा था। यह एक आत्मा हमला है। झो युआन ने मुश्किल से दिखाई देने वाले प्रकाश के कणों पर ध्यान केंद्रित किया। इन प्रकाश बिंदुओं में आत्मिक शक्ति समाहित थी। वह एक पल भी देर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसकी भौहों के बीच आत्मा टिमटिमाने लगी। अगर कोई देखता तो उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती जो क्रॉस लेग स्थिति में बैठी हुई थी।
एक अदृश्य लहर बाहर की ओर धड़कती हुई दिखाई दी जब झो युआन के हाथ ने उसकी कमर पर स्वर्गीय युआन ब्रश निकाला। ब्रश की नोक तेजी से हवा में घूम रही थी, जिससे पीछे लगभग दिखाई देने वाले निशान बन रहे थे। ग्रेड 1 जेनेसिस रून स्पिरिट शील्ड। पूर्ण जेनेसिस रून तुरंत प्रकाश की आंशिक रूप से पारदर्शी ढाल में बदल गया। प्रकाश ढाल से जेनेसिस क्यूई तरंगे बेहद कमजोर थी क्योंकि ढाल मुख्य रूप से आत्मा शक्ति से बनी थी। प्लॉप प्लॉप आसमान से जैड प्रकाश बरस रहा था जो पारदर्शी प्रकाश ढाल पर पड़ रहा था, जिससे उसमें हिंसक तरंगे उठ रही थी। आह! खून जमा देने वाली चीखें गूंजने लगी। कई लोग समय रहते बचाव नहीं कर पाए और जेड लाइट की वजह से उनके शरीर में छेद हो गए, उनके शरीर पानी में डूबने से पहले ही उखड़ गए। जैसे ही ये लोग पानी में गिरे, झील में अचानक लहरें उठने लगी। खूनी पानी तेजी से ऊपर आया और झील की सतह पर फैल गया। जो लोग पानी में गिर गए थे वे तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये दृश्य देखकर झो युआन, झाओ किंगफेंग और अन्य भाग्यशाली बचे लोगों के दिल कांप उठे। ऐसा लगता है कि नीचे का पानी वाकई खतरनाक था, अगर कोई उसमें गिर जाए तो उसकी मौत पक्की थी। ऐसा लगता है कि झील के मध्य स्थित छोटे से द्वीप तक पहुंचना और जेड इन्फेंट फ्रूट को पुनः प्राप्त करना उतना आसान नहीं होगा जितना कि उम्मीद की गई थी। इन खंडहरों में मौत के जाल बहुतायत में थे। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 79 भय। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन डर एड्स बाय पब फ्यूचर। जेड लाइट बमबारी के एक दौर के बाद झील की सतह पर खड़े व्यक्तियों में से लगभग आधे का सफाया हो गया था। बेशक जो लोग स्वाभाविक रूप से बचे थे उनमें कुछ क्षमता थी। उनमें से प्रत्येक के सामने झो युआन के समान एक टिमटिमाती पारदर्शी प्रकाश ढाल खड़ी थी, जिसने उनके शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया था। आत्मा की ढालों से अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए झो युआन और बाकी लोगों के कदम नहीं रुके और वे छोटे द्वीप की ओर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे निकट पहुंचे, जेड शिशु वृक्ष ने जेड प्रकाश की बमबारी की दो और लहरें छोड़ी, जिससे कई व्यक्तियों की ढालें टूट गईं, जिससे वे पानी में गिर गए और खून के तालाबों में तब्दील हो गए। इस समय तक झो युआन और कई अन्य लोग द्वीप से केवल 20 फीट की दूरी पर थे। व्यावहारिक रूप से उस तक पहुंचने में कुछ ही क्षण लगे। झील के किनारे खड़े सभी लोग चुपचाप अपनी सांस रोककर यह सब देख रहे थे। झो युआन की नजरें छोटे से द्वीप पर जमी हुई थीं। वह जितना पास जा रहा था उतना ही तनावग्रस्त होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि द्वीप की ओर से आने वाली रुकावटें सिर्फ उसकी पिछली हरकतों तक ही सीमित नहीं थीं। कदम दर कदम झो युआन और बाकी लोग द्वीप के पास पहुंचे और जल्द ही उसके तट से केवल 10 फीट की दूरी पर पहुंच गए। टकराना। यह वह क्षण था जब द्वीप पर स्थित जेड शिशु वृक्ष से एक बार फिर जेड प्रकाश फूट पड़ा, जो गोलाकार रूप में बाहर की ओर फैल गया। झो युआन और बाकी लोग तुरंत प्रकाश में डूब गए। भनभनाना। झो युआन और बाकी लोगों के दिमाग में तुरंत एक भिनभिनाहट सी उठी और उनकी आंखों के सामने का दृश्य अंधकार में खो गया। एक बंजर भूमि उनके सामने जल्दी ही प्रकट हुई। इस बंजर भूमि पर केवल एक ही चीज खड़ी थी, एक विशाल जेड रंग का पेड़। इस विशाल वृक्ष के सामने चींटियों की तरह छोटे, एक अवर्णनीय दबाव ने उन्हें निगल लिया, जिससे उन्हें तीव्र भय महसूस हुआ। भय ने व्यक्ति की आत्मा को इतना कांप दिया कि वह लुप्त होने के संकेत देने लगा। झील के किनारे सु युवेई ने झील की सतह पर नजर डाली जहां झो युआन, झाओ किंगफेग और बाकी लोगों ने हिलना बंद कर दिया था। उनके शरीर अब पूरी तरह से स्थिर थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में चिंता चमक रही थी जब वह याओयाओ की ओर मुड़ी और पूछा, बड़ी बहन याओयाओ, क्या हो रहा है? याओयाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। यह आत्मा का दबाव है। वे एक खास तरह के आत्मा के हमले की चपेट में आ गए हैं और अगर वे इसे सहन नहीं कर पाए तो उनकी आत्मा भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वेई कैंगलान, वेई किंग किंग, लू तेशान और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए। अगर आत्मा टूट जाती तो कोई भी व्यक्ति वनस्पति बन जाता। दूसरे शब्दों में, परिणाम अत्यंत गंभीर थे। वेई कैंगलान ने धीमी आवाज में घोषणा की, हमें महामहिम को बचाना होगा। याओयाओ ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, चिंता मत करो, वह इतनी आसानी से पराजित नहीं होने वाला है। यदि यह कोई और होता तो याओयाओ इतने आत्मविश्वास से बात नहीं करता, लेकिन चूंकि यह केवल एक आत्मा का हमला था, इसलिए झो युआन को चोट पहुंचाना व्यावहारिक रूप से असंभव था, जिसने प्राइमल कैस्ट डिवाइन ग्राइंडस्टोन विजुअलाइजेशन विधि सीखी थी। जब वे बातचीत कर रहे थे, झील पर बची हुई आकृतियां एक एक करके नीचे गिरने लगी। हर एक की आंखें खोखली हो गईं, मानो उनका दिमाग साफ हो गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। छप छप उनके शरीर पानी में गिर गए और झील की तलहटी में डूब गए, जहां क्षतिग्रस्त जेनेसिस रून सीमा के कारण वे टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर खून के तालाब के रूप में ऊपर आ गए। कुछ ही सांसों के अंतराल में झील के ऊपर केवल दो आकृतियां ही बची थीं।
झो युआन और झाओ किनफेंग। विशाल जेड वृक्ष दो व्यक्तियों की आंखों के सामने खड़ा था जब दबाव की लहरें उन पर बह रही थी। आत्मा का दबाव हो। झो युआन ने उस अतुलनीय रूप से विशालकाय जेड वृक्ष को देखा। हालांकि उसकी आत्मा वृक्ष के भारी दबाव के कारण कांप रही थी, लेकिन वह डर के मारे टूटा नहीं। आखिरकार इससे पहले उसने जो भय अनुभव किया था वह इस जेड वृक्ष द्वारा उत्पन्न किसी भी भय से कहीं अधिक था। मैं तुम्हें सच्चे आतंक का मतलब बताता हूं। एक विचार के साथ बंजर भूमि के बाहर से निराकार और आदिम अराजकता उतरने लगी। शून्य के भीतर से एक धब्बेदार दिव्य चक्की निकली, जैसे कि एक अनंत छाया धीरे धीरे नीचे उतर रही हो। धीरे धीरे घूमते दिव्य पाठ ने सब कुछ वाष्पित कर दिया और वह शून्य हो गया। विशाल जेड वृक्ष पहले से ही सदमे से जम चुका था। धब्बेदार दिव्य चक्की के सामने वह अत्यंत छोटा और नाजुक था। दिव्य चक्की धीरे धीरे पास आए और जेड वृक्ष तथा बंजर भूमि शून्य में बदल गए। झील पर झो युआन की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उनके भीतर बहते जीवन ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसकी आत्मा के दबाव से नष्ट नहीं हुई थी। उसने अपना सिर घुमाया और चिंतित सू युवेई और किनारे पर खड़े बाकी लोगों की ओर हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेई कैंगलान, सू युवेई और बाकी लोगों ने यह देखकर राहत की सांस ली। जेड शिशु वृक्ष के आत्मा के दबाव से खुद को मुक्त करने के बाद झो युआन एक बार फिर आगे बढ़ा और जल्द ही छोटे द्वीप पर पैर रख दिया। इस बार उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। जब झो युआन ने छोटे से द्वीप पर कदम रखा तो झाओ किनफेंग का शरीर कांप उठा और उसकी कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं, उनके भीतर भय की झलक दिखाई देने लगी। विशाल जेड वृक्ष ने पहले उसे भय से जकड़ रखा था। सौभाग्य से वह अंत तक टिके रहने में सफल रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिर इस जेड शिशु वृक्ष में इतना शक्तिशाली आत्मा दबाव कैसे होता है? भगवान का शुक्र है कि मेरी आत्मा मजबूत है। मुझे सबसे पहले मुक्त होना चाहिए था। झाओ किनफेंग ने अपने माथे पर लगे ठंडे पसीने को पोंछते हुए खुद से ही कुछ कहा। फिर उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि झो युआन द्वीप पर कदम रख रहा है। यह एक ऐसा नजारा था जिसने उसके चेहरे के भावों को अचानक बदल दिया। झाओ किनफेंग घबरा कर चिल्लाया, कैसे? उसके चेहरे पर गुस्से से सफेद और हरे रंग के धब्बे थे। उसने शुरू में यह मान लिया था कि उसकी मायावी अवस्था के बीच की आत्मा ही उसके लिए यहां मौजूद हर किसी को नागभान सिकोड़ने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी वह कैसे सोच सकता था कि जो युवक उससे भी कम उम्र का लग रहा था वह उसके सामने आत्मा के दबाव से मुक्त हो जाएगा। झाओ किनफेंग की आंखों में उतार चढ़ाव वाली भावनाएं अंततः क्रूरता की चमक में परिणत हो गईं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने पहले ही क्यूई मैनर के साथ गठबंधन कर लिया था, अगर वह यहां असफल हो जाता तो क्यूई हाओ के दिल में उसका मूल्य निश्चित रूप से गिर जाता, जो निस्संदेह उसके लिए बेहद नुकसानदेह था। इसलिए उसे जेड शिशु फल प्राप्त करना था। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, झाओ किनफेंग का जेनेसिस रून ब्रश अचानक हवा में लहरा उठा, उसकी भौहों के बीच आत्मा टिमटिमाने लगी। एक पल बाद ही जेनेसिस रून पूरा हो गया। ग्रेड 2 उत्पत्ति रून, भूत चेहरा, आत्मा भक्षण रून। झाओ किनफेंग के अंतिम प्रहार के बाद जेनेसिस रून से प्रकाश फूट पड़ा, जो भूरे काले रंग की किरण में परिवर्तित हो गया, जो झो युआन की पीठ की ओर बढ़ा। यह देखकर सू युवेई और बाकी लोगों के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और वे चिंतित होकर चिल्लाने लगे, महाराज सावधान। एक तीखी आवाज गूंजी, जैसे ही धूसर काली रोशनी हवा में फैली। अगर किसी पर इस आत्मा का हमला हुआ तो उसका शरीर तो ठीक रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, एक ऐसा परिणाम जो अनख होने से भी बदतर होगा। इससे ये पता चलता है कि झाओ किनफेंग का हमला कितना दुर्भावनापूर्ण था। जैसे ही धूसर काली रोशनी झो युआन की ओर सीटी बजाती हुई आई, उसे भी कुछ महसूस हुआ और उसने अचानक अपना सिर घुमा लिया। हमले और झाओ किनफेंग का दृश्य उसकी आंखों में घुसते ही हत्या की तस्वीर बन गई। मैंने मूलतः तुम्हें अनदेखा करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि तुम मरना बहुत चाहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। झो युआन की भौहों के बीच से रोशनी टिमटिमाने लगी और धीरे धीरे एक प्रकाश का रून उभरने लगा। यह एक जेनेसिस रून था जिसे पहले से तैयार किया गया था। ग्रेड 2 उत्पत्ति रून, आत्मा विच्छेद रून। एक झटके के साथ रून अदृश्य प्रकाश की किरण में बदल गया और आगे की ओर बढ़ा। आत्मा से बने ब्लेड की तरह यह आने वाली धूसर काली रोशनी पर शक्तिशाली रूप से नीचे की ओर वार करता है। झो युआन ने ब्लैकवाटर की ओर यात्रा करते समय याओयाओ से कई ग्रेड 2 जेनेसिस रून सीखने के लिए समय का उपयोग किया था। स्पिरिट सेवरिंग रून उनमें से एक था और उसने हमला करने के लिए स्पिरिट पावर का उपयोग किया। उसने मूल रूप से इस रून को क्यू हाओ के लिए बचाने की योजना बनाई थी। कौन उम्मीद कर सकता था कि वह इस मोड़ पर इसका इस्तेमाल करेगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। जब धूसर काले रंग की किरण दो भागों में विभाजित हुई तो एक हल्की चक ध्वनि सुनाई दी। झाओ किनफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह अनायास ही चिल्ला उठा, क्या?
उनके ग्रेड 2 उत्पत्ति रून वास्तव में झोउ युआन द्वारा आधे में कटा हुआ था। मध्य भ्रमात्मक अवस्था। तो आप भी मध्य भ्रमात्मक अवस्था में हैं। ये वही क्षण था जब झाओ किंगफेग ने अंततः झोउ युआन की आत्मा की तरंगों को महसूस किया, आत्मा की तरंगे जो स्वयं के समान ही मध्य भ्रमात्मक अवस्था थी। झोउ युआन की आंखें ठंडी थीं। उसकी भौहों के बीच आत्मा चमक उठी और एक धुंधली सी छवि उभर आई। एक सेकंड बाद वह झाओ किंगफेंग के सामने प्रकट हुई और उसके माथे की ओर दौड़ी। चूंकि ज़ेड वृक्ष आपके भय की लालसा को संतुष्ट करने में असमर्थ था, इसलिए मुझे आपको एक और दान भेजने की अनुमति दीजिए। जैसे ही झोउ युआन की बर्फीली आवाज धीमी हुई, झाओ किंगफेंग की आंखों के सामने दृश्य तरंगित होने लगा। हालांकि इस बार बंजर भूमि के बजाय यह एक निराकार शून्य था। गड़गड़ाहट। अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। झाओ किंगफेग ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक दिव्य चक्की की अंतहीन विशाल छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। दिव्य चक्की के सामने पहले का विशाल ज़ेड वृक्ष अब उसकी तुलना में बहुत तुच्छ प्रतीत हो रहा था। झाओ किंगफेंग के दिल में भय की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी, क्योंकि उसकी आत्मा अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। झाओ किंगफेंग की आत्मा पर दरारें दिखाई देने लगी और एक हल्की टूटने की आवाज सुनाई दी। आह! झाओ किंगफेंग ने एक भयानक चीख निकाली और उसकी आंखें तेजी से खोखली और खाली हो गईं। उसकी आत्मा मौके पर ही टूट गई थी, दिव्य चक्की के डर का सामना करने में असमर्थ। छप छप, उसका शरीर पानी में गिर गया और अंततः खून के एक तालाब में तब्दील हो गया। झील के किनारे पूरी तरह से सन्नाटा था और हर कोई इस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहा था। हालांकि आत्मा की शक्ति का कोई झोंका दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया था कि यह कितना खतरनाक था। हालांकि उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि पहला कदम उठाने वाले झाओ किंगफेंग को कुछ ही क्षणों बाद इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि राजकुमार झोउ युआन की आत्मा कितनी शक्तिशाली थी। बेकार। तूफानी चेहरे वाले क्यू हाओ के दांतों के बीच से एक भयानक बर्फीली आवाज निकली जब वह ये दृश्य देख रहा था। झाओ किंगफेंग ने पहले उनके सामने खुद के महान प्रतिभाशाली होने का बखान किया था। फिर भी ये वही प्रतिभा झोउ युआन के सामने इतनी कमजोर साबित हुई और एक ही मुठभेड़ के बाद हार गई। छोटे से द्वीप पर झोउ युआन ने झील में गिरे हुए शरीर पर एक उदासीन नजर डाली। बिना किसी और बात के वह मुड़ा और द्वीप के केंद्र में स्थित ज़ेड शिशु वृक्ष की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और पेड़ पर लटके दो शिशु आकार के क्रिस्टल फलों को देखा, उसकी आंखों में उत्साह की झलक उभर आई। हालांकि जैसे ही वह ज़ेड इन्फेंट फल तोड़ने वाला था, वह अचानक एक शाखा की ओर मुड़ा, जहां एक फीकी चांदी की अंगूठी लटक रही थी। अंगूठी से एक हल्की लेकिन अजीब सी लहर उठी। पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 80 खजाना प्राप्त हुआ। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL ड्रैगन प्रिंस युआन C80 खजाना प्राप्त हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह क्या है? जेड की चमक के नीचे झाओ युआन ने टिमटिमाती चांदी की अंगूठी को घूर कर देखा। चांदी की रोशनी से होने वाली उतार चढ़ाव उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उसके हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश अचानक बड़ा हो गया, अपने मार्शल रूप में बदल गया। ब्रश की नोक के एक कोमल झटके के साथ उसने शाखा से अंगूठी वापस ले ली। झोउ युआन ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी पकड़ ली, उसके हाथ में ठंडी सनसनी सी महसूस हुई। करीब से देखने पर उसने पाया कि अंगूठी पर कुछ प्राचीन दिखने वाले पैटर्न थे, जो एक अजीब सी आभा दे रहे थे। इसके अलावा जब वह अंगूठी पकड़े हुए था, तो झोउ युआन ने महसूस किया कि उसकी भौहों के बीच आत्मा बेचैनी से हिल रही थी, जैसे कि उसकी शक्ति बढ़ रही थी। क्या यह अंगूठी किसी की आत्मा को मजबूत कर सकती है? झोउ युआन के दिमाग में एक विचार कौंधा जब उसने अपना सिर उठाया और ज़ेड शिशु वृक्ष की ओर देखा। शाखा से अंगूठी हटाने के बाद ज़ेड शिशु वृक्ष से आने वाली आत्मा की लहरें कमजोर हो गई थीं। पहले के स्पिरिट हमले ज़ेड स्पिरिट ट्री के सहज सुरक्षात्मक उपाय थे, लेकिन एक ज़ेड शिशु वृक्ष में इतनी शक्तिशाली स्पिरिट कैसे हो सकती है? झोउ युआन की आंखें विचारों से चमक उठी, इससे पहले कि वह एक बार फिर अपने हाथ में सुस्त चांदी की अंगूठी को देखने के लिए मुड़े। क्या यह हो सकता है कि यह अंगूठी ही वह कारण थी जिसके कारण ज़ेड शिशु वृक्ष की आत्मा मजबूत हुई थी, जिससे उसे स्वयं की रक्षा करने की शक्ति मिली थी? कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद झोउ युआन ने फिलहाल इस काम को छोड़ देने का फैसला किया और याओयाओ को बाद में इसे देखने दिया। उसे शायद अंगूठी का काम पता होगा। झोउ युआन ने अंगूठी रख ली और अपने यूनिवर्स बैग से 2 जेड बॉक्स निकाले। उसके पैर की नोक जमीन से टकराए और वह जेड शिशु वृक्ष की ओर उड़ गया। उसकी उंगलियों पर रोशनी चमकी और पेड़ पर लगे 2 जेड शिशु फल बक्सों में गिर गए। झोउ युआन ने तुरंत बक्से को बंद कर दिया ताकि जेड शिशु फल के प्रभावों को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सके, इससे पहले कि वह उन्हें बहुत सावधानी से अपने यूनिवर्स बैग के अंदर वापस कर दे।
आखिरकार उन्हें पा लिया। झो युआन का पूरा शरीर शिथिल हो गया, मानो उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अब जब उसने जेड शिशु फल प्राप्त कर लिया था, तो वह अपनी मां को उसकी खोई हुई आयु वापस पाने में मदद कर सकेगा। फिर उसे किन्यू की 10 साल की जीवन प्रत्याशा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। झील के किनारे क्यू हाओ का चेहरा काफी भद्दा था जब उसने झो युआन को द्वीप पर खजाने इकट्ठा करते देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्लैक वेनम किंग की आंखों में एक रहस्यमय भाव था जब उन्होंने टिप्पणी की, राजकुमार झो युआन के पास वास्तव में कुछ कौशल है। क्यू हाओ की अभिव्यक्ति तूफान की तरह काली थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा, उसे थोड़ी देर और खुश रहने दो। चिंता मत करो, अब जो भी वह प्राप्त करेगा वो अंततः हमारे हाथों में आएगा। वर्तमान वह दुल्हन के दहेज के समान ही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जब उनके द्वारा इतनी मेहनत से एकत्रित किए गए सभी खजाने हमारे हाथों में आएंगे तो उनके चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। बोलने के बाद क्यू हाओ को अब इस क्षेत्र की कोई परवाह नहीं रही और वह गुस्से में वहां से चला गया। पास ही में वेई कैंगलान और बाकी लोग आखिरकार क्यू हाओ के समूह को विदा होते देखकर शांत होने लगे। वेई कैंगलान शुरू से ही क्यू हाओ पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। वेई कैंगलान और बाकी लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि क्यू हाओ के समूह ने हार मान ली थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे यहां पूर्व के साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहते थे। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण अग्नि आत्मा अनाज अभी तक देखा जाना बाकी था। झो युआन ने पूरे छोटे द्वीप का निरीक्षण किया। जब उसे पता चला कि वहां और कुछ नहीं है, तो वह संतुष्ट हो गया। फिर वह 2 जेड शिशु फल और फीकी चांदी की अंगूठी लेकर वापस लौटा। वेई कैंगलान मुस्कुराया और झो युआन की ओर अपनी मुठ्ठियां बांध ली, जो अभी अभी झील के किनारे पहुंचा था। खजाने को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए बधाई महाराज। झो युआन ने हंसते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस दिशा में एक नजर डाली जिस दिशा में क्यू ई हाओ छोड़कर गया था। वह जानता था कि यह बात के लिए केवल एक छोटा सा झटका था और असली लड़ाई केवल तब शुरू होगी जब उन्हें अग्नि आत्मा अनाज मिल जाएगा। झील के चारों ओर अभी भी कई गुट लालच भरी आंखों से झो युआन को देख रहे थे। जेड शिशु फल का आकर्षण आखिरकार छोटा नहीं था। हालांकि झो युआन के दल और अल्फा ओरिजिन चरण वेई कैंगलान की ताकत के कारण इन सभी समूहों के पास अपने दिलों में लालच को नियंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे अफसोस के साथ पीछे हट गए और खंडहरों में अन्य स्थानों की ओर मुड़ गए, ये देखने के लिए कि क्या वे वहां भाग्यशाली होंगे। झो युआन ने और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहा और कहा, क्यू ई हाओ का समूह पहले ही खंडहरों की गहराई की ओर बढ़ चुका है जहां अग्नि आत्मा अनाज स्थित है। हम अब और देर नहीं कर सकते, चलो आगे बढ़ने की तैयारी करें। अग्नि आत्मा का दाना बहुत महत्वपूर्ण था और उसे क्यू ई मैनर के हाथों में पड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, अन्यथा उनकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया। इसलिए दल ने खंडहरों की गहराई की ओर जाने से पहले तेजी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। रास्ते में झो युआन को याओ को वह फीकी चांदी की अंगूठी देने का मौका मिला और उसने उसे देखने का मौका दिया। यह अंगूठी एक खजाना है। इसे जेनेसिस आर्टिफैक्ट होना चाहिए। याओ की आवाज में कुछ दिलचस्पी दिख रही थी क्योंकि वह इसका निरीक्षण करती रही। ऐसा लगता है कि इसका कार्य व्यक्ति की आत्मा को मजबूत करना और पोषण देना है और यह आत्मा साधना के लिए बहुत फायदेमंद है। पेड़ से आत्मा के हमले शायद इस आर्टिफैक्ट की मदद से ही संभव थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह टूट गया है। याओ ने फीके चांदी के छल्ले पर लगे फीके प्राचीन रून की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि यह क्षतिग्रस्त हो गया था क्योंकि जेड शिशु वृक्ष ने अंगूठी की शक्ति का बहुत अधिक उपयोग किया था। यदि इस कलाकृति की मरम्मत कर दी जाए तो यह अस्थायी रूप से किसी की आत्मा को आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ा सकती है। झो युआन ने अपना सिर खुजलाया। क्या कोई है जो इसे ठीक कर सकता है? जेनेसिस रून्स पर अपनी महारत के बावजूद वह अंगूठी पर जेनेसिस रून की पहचान भी नहीं कर सका, उसे ठीक करना तो दूर की बात थी। मेरे अलावा तुम और किसे जानते हो? याओ धीरे से हंसा। तभी झो युआन ने हंसते हुए कहा, तब मुझे बड़ी बहन याओ को परेशान करना पड़ेगा। समूह ने खंडहर के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने के लिए अब कोई भी जगह नहीं छोड़ी। उनके सामने आने वाली हर बाधा को उनकी पूरी शक्ति ने पूरी तरह से हटा दिया। वे कभी कभी कई स्थानों से गुजरते थे जहां से खजाने की रोशनी कई गुटों को आकर्षित करती थी, लेकिन झो युआन ने निर्णायक रूप से आंखें मूंद ली और खंडहरों की गहराई की ओर बढ़ना जारी रखा। अग्नि आत्मा अनाज अब के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। पूरी गति से यात्रा करने के 1 घंटे बाद उन्हें लगा कि आसपास के खंडहरों का समूह और भी बड़ा होता जा रहा है। युद्ध की कठपुतलियां भी लगातार मजबूत होती जा रही थीं, इतनी मजबूत कि उनके जैसे कुलीन दल को भी कई चोटें आईं। गड़गड़ाहट। खंडहर के एक विशेष क्षेत्र से क्यूई की एक उन्मत्त लहर फूट पड़ी जिसने आसपास की चट्टानों को चकनाचूर कर दिया।
एक चट्टान के ऊपर झोऊ युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने अपने सामने युद्ध के मैदान को देखा था जहां 8 स्वर्ग द्वार स्तर की युद्ध कठपुतलियां दिखाई दी थीं। इस तरह लू तेशान और अन्य स्वर्ग द्वार विशेषज्ञों को भी इस बार कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सौभाग्य की बात है कि हम जनरल वेई को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे। मैं वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके बिना खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। झोऊ युआन ने अपने दिल में आह भरी। जैसे ही उसने आह भरी, भीषण युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ गया। लू तेशान और बाकी लोगों ने धीरे धीरे अपनी संख्या में श्रेष्ठता के साथ युद्ध कठपुतलियों को हरा दिया। हालांकि उनके पक्ष को भी चोटें आई थीं। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि अभी तक किसी की मौत नहीं हुई थी। झोऊ युआन ने लू तेशान और अन्य सेनानियों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह आप सभी के लिए कठिन रहा है। महाराज, अग्नि आत्मा का दाना संभवतः ठीक सामने है। वेई कैंगलान ने अचानक हस्तक्षेप किया। उसने महसूस किया था कि उनके सामने कुछ दूरी पर जेनेसिस क्यूई बहुत प्रचुर और जोरदार था। झोऊ युआन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें जलने लगी। जाना। लू तेशान और अन्य लड़ाकों के कुछ देर आराम करने के बाद झोऊ युआन की लहर के साथ दल आगे बढ़ा। हवा के चलने की आवाज के साथ ही कई आकृतियां आगे बढ़ी। समूह तेजी से एक पहाड़ी पर चढ़ गया, तभी उनके सामने दृश्य अचानक खुल गया और एक उजाड़ घाटी उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गई। घाटी के एक तरफ एक और समूह खड़ा था। ये क्यू हाओ और ब्लैक वेनम किंग थे। उन्होंने झोऊ युआन के समूह के आगमन को भी महसूस कर लिया था, लेकिन उन्होंने झोऊ युआन के समूह को केवल एक नजर देखा और फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उनकी जलती हुई निगाहें घाटी की ओर घूर रही थीं। झोऊ युआन और बाकी लोग घाटी के दूसरी तरफ रुके और नीचे देखा। उन्होंने तुरंत घाटी के तल पर एक चमकदार लाल पौधा धीरे धीरे हिलता हुआ देखा। पौधा पूरी तरह से लाल था, मानो उस पर आग की लपटें जल रही हो। उसमें से शुद्ध जेनेसिस क्यूई की लहर निकल रही थी और साथ में हल्की खुशबू भी। झोऊ युआन और उसके समूह की आंखें आग जैसे लाल पौधे को देखने के बाद और अधिक समय तक नहीं हट सकी। झोऊ युआन ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखें उत्साह से जल रही थी। क्या ये ग्रेड 4 जेनेसिस फूड फायर स्पिरिट ग्रेन है? पिछला अध्याय। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।